इसमें पहले कॉलम आता था इंटरव्यू उसके आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, परंतु अब वो कॉलम चेंज कर दिया, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी जाती है, साक्षात्कार तिथि पूछी जाती है। तो इसमें बहुत रेयर है कि कोई क्वेश्चन जाता है, अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली रहता है तो वो हो सकता है कोई स्पेसिफिक इवेंट अगर किसी डेट को पढ़ रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा इंटरव्यू 24th ऑफ अप्रैल को पड़ा था। देन 24th ऑफ अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज पंचायती राज दिवस। तो मुझे पंचायती राज दिवस के बारे में पढ़ के जाना था। एंड मेरे साथ के जितने कैंडिडेट्स थे, कई लोगों से गया था अप्रैल, मान लीजिए मेरा इंटरव्यू डेट था, तो मैं उसके विषय में थोड़ा सा पढ़ के गया था। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप मान लीजिए कि कोई बहुत स्पेसिफिक चीज है 24th अप्रैल को, तो आप उसको देखिए, मतलब जिस भी डेट को आपका इंटरव्यू पढ़ रहा है, नॉट स्पेसिफिकली 24th अप्रैल, जिस भी डेट को आपका इंटरव्यू पढ़ रहा है उस डेट को चेक करिए कि कोई स्पेसिफिक इवेंट तो नहीं है। एंड ऑन द सेम डे इट वॉज द बर्थडे ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो मैं थोड़ा सा उस विषय में भी पढ़ के गया था। तो कई लोगों से वो रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे कि अच्छा 24th अप्रैल है या फिर आज ये डे है, तो कुछ स्पेसिफिक है क्या उस दिन। तो मुझे लगता है आप जो साक्षात्कार तिथि है उससे ये दो चीजें कवर करके जाइए। पहली चीज है आपका स्पेसिफिक इवेंट, अगर कुछ हो रहा है उस दिन, तो मान लीजिए कोई डे है, पंचायती राज या फिर और भी कोई दिवस है, एनवायरमेंट डे है, कुछ भी है, वो देख के जाइए। और दूसरा है कोई फेमस पर्सनैलिटी का अगर बर्थडे है तो वो देख के जाइए। तो ये हमारा पहला सेक्शन कवर हुआ है साक्षात्कार तिथि को लेकर। इसके बाद के जो सेक्शन है मुझे लगता है उनमें स्पेसिफिक कुछ भरने नहीं है, ये आप जनरली भरेंगे, आप कौन सी सूची में है, परीक्षा या पद का नाम भरेंगे। एंड मुझे लगता है कुछ लोगों को ये भी डाउट रहेगा इंग्लिश में जो अपीयर कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, कि हमें जो डेफ है वो हिंदी में भरना चाहिए, इंग्लिश में भरना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से इट्स अप टू ये यू। प्लीज़ बट कैन यू जहां स्टार्ट तक मेरा प्लीज़? पर्सनल एक्सपीरियंस सारे है, मैंने नंबर्स ये आ चीज चुके हैं नोटिस की एंड है कि अगर हम इंग्लिश में 5 भरते बच्चों को हैं, ये जहां लिख डेफ की सकते हैं। पूरी सो जानकारी आई एम हिंदी द में होस्ट पूछी गई ओनली, है, आज अगर हमारा सेशन स्पेसिफिकली हम डेफ में अगर सर इंग्लिश में भर इंटरव्यू के आते सो हैं, उस विषय तो में वो बताना लोग चाहता हूँ। थोड़ा मैं एमपीपीएससी में पहले ऐसा स्लाइड है कि प्रेजेंट लाइक करूँगा इट एंड इज इसमें मैंने नॉट लुक कोशिश की है कि जो गुड भी कि आप हिंदी में सेक्शंस डिटेल हैं, पूछी गई जो है और वो डेफ में इंग्लिश हम में डेफ फिल वाला करके जो आ रहे हैं, तो बैच कोशिश इसमें जो कीजिए भी हिंदी में भर सेक्शंस हैं पाए। और अगर हिंदी में भरने में भी आपको कोई समस्या आती है, तो आप जिस भी व्यक्ति से संपर्क करना चाहें, आपको लगता है कि इसकी हिंदी ठीक है, या फिर आप अगर मेरे से भी संपर्क करना चाहेंगे, तो आई एम देयर टू हेल्प। इसके बाद तो पद का नाम आप बड़ी आसानी से भर सकते हैं, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, जिस भी ईयर का उस ईयर का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद रोल नंबर आसानी से भरिए, रोल नंबर से मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो रोल नंबर का इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये रिसेंट एक केस मैंने अपने एक कलीग है मेरे, उनके साथ हुआ था उनके इंटरव्यू में। उनने एक्चुअली ऐसा किया कि उनने बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल फोटो उसमें लगा रखा था, जिसमें उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी, और वो अ, जो इंटरव्यू पैनल में जो डेफ गया उस पर वो फोटो उनका लगा हुआ था। तो उनका स्टार्टिंग का 2 से 4 मिनट पूरा टाइम उनका वही क्वेश्चन पर गया कि इज इंटरव्यू अ फॉर्मल प्रोसेस और इनफॉर्मल प्रोसेस। अगर इनफॉर्मल प्रोसेस है तो आप इसमें टी शर्ट पहन के कैसे आपने फोटो लगाया है। तो इस विषय पर गया था। तो मैं मोस्टली सजेस्ट करता हूँ कि जो आप फोटो लगा रहे हैं वो प्रोफेशनल होना चाहिए। एंड वन मोर सजेशन जो मुझे पर्सनली लगा के और बेटर है, जो भी अटायर आप इंटरव्यू वाले डे को पहन के जा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि उस वाली ही पिक्चर को आप उसमें लगाएं जो पासपोर्ट साइज फोटो लगा रहे हैं। तो ये ज्यादा बेटर तरीका रहता है, क्योंकि आई थिंक जो सामने पैनल में व्यक्ति बैठे हैं वो थोड़ा बिलोंगिंग फील करते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे होते हैं उस फोटो में जैसे आप वहां पर अपीयर हो रहे हैं। तो एक अच्छा तरीका ये है कि आप उसी वेशभूषा में, जैसे आप वहां जाने वाले हैं, जिन कपड़ों को पहन के जाने वाले हैं, जिस तरीके से जाने वाले हैं, बियर्ड रखकर, बिना बियर्ड रखकर, स्पेक्स लगाकर, बिना स्पेक्स के साथ, तो आप वैसे ही उस फोटोग्राफ को क्लिक कराइए और वैसा ही फोटो लगाइए। तो ये हमारे जो डेफ था उसका पहला सेक्शन है। अब इनके सेकंड सेक्शन पे हम जाते हैं। तो दूसरा जो सेक्शन है उसमें पहला तो ये है कार्यालयीन उपयोग हेतु, तो ये अपने काम का नहीं है, ये वो लोग फिल करके देंगे। इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो है नाम। नाम में हमें सिर्फ अपना फर्स्ट नेम फिल करना होता है, उसमें ना तो कोई मध्य नाम मिडिल नेम लगाना है, ना ही उपनाम लगाना है। उपनाम का मतलब होता है सरनेम। तो ना ही आपको मिडिल नेम लगाना है, ना ही अपना सरनेम लगाना है। सिर्फ अपना जो फर्स्ट नेम है, मान लीजिए मेरा नाम आकाश है, तो मैं यहाँ पे कैप्स में लिख दूंगा आकाश। और एक जगह हिंदी में लिखना है, इधर इधर हम इंग्लिश में लिखेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख के जाइए। जैसे अब मेरा नाम आकाश है, तो मेरे को आकाश का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है।
है ना? इसकी थोड़ी-सी फिलॉसफी है आकाश की, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा शरीर पंचभूत से मिलके बना होता है, तो थोड़ा-सा अगर उससे रिलेटेड कोई फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट है, मान लीजिए किसी फेमस पर्सन का नाम है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी-सी आप देख के जा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू पैनल का कोई भरोसा नहीं रहता है कि वो किन चीज़ों पर उनकी नज़र जाए और वहाँ से पूछना स्टार्ट कर दें। और इट विल गिव अ बैड इंप्रेशन अगर हमें अपने नाम से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं पता होंगी। तो मैं नहीं बोलता कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर देख के जाइए, बट एटलीस्ट आपको जो थोड़ी फेमस चीज़ें हैं, वो आपके नाम से रिलेटेड उन्हें पता होना चाहिए। तो थोड़ा-सा फ़ोकस आप कर सकते हैं, अपने नाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा-सा देख के जाएँ। फिर इसके बाद जो कॉलम था, वो है निवास स्थान, आप कहाँ पे रहते हैं, इसमें सिर्फ शहर डालना था अपना। तो आप सिटी में डालिए, सिटी का डालिए जहाँ पर आप 3 वर्ष से अधिक निवास कर रहे हों, उस जगह का आप डालिए। और शहर के बारे में जनरल आपको जानकारी हो, कुछ स्पेसिफिक बहुत हुआ हो, उतना तक ठीक है, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ने की, बहुत ज़्यादा हर एस्पेक्ट को जानने की नीड नहीं है। बट एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपके शहर में, आपकी सिटी में, मान लीजिए कोई फेमस इंस्टीट्यूट है एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन वहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है, ये सब थोड़ी चीज़ें आप देख के जाइए। और कोई स्पेसिफिक इवेंट अगर आपकी सिटी में हो रहा है, मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर वो बहुत पॉपुलर है, किसी वो चीज़ कोई जीआई टैग से संबंधित भी हो सकती है, तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप प्रॉपर विकिपीडिया पे जाइए, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सर्च कीजिए, या फिर माई सिटी करके, माई ग्वालियर करके, जैसे मैं ग्वालियर से हूँ, तो वहां पर आप देखें तो हर सिटी की एक प्रोफाइल बनी रहती है, हर डिस्ट्रिक्ट की, माई डिस्ट्रिक्ट सॉरी, माई सिटी नहीं, माई डिस्ट्रिक्ट करके आपको हर सिटी के बारे में गवर्नमेंट की ऑथेंटिक जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो आप प्रॉपर सिर्फ माई डिस्ट्रिक्ट पर जाइए और आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सर्च करिए, और वहां से अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल की ये जानकारी रहती है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगी, तो वो जानकारी सिर्फ देख जाइए। तो इतना सिटी के लिए आई थिंक सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है शैक्षणिक योग्यताएं। तो शैक्षणिक योग्यताएं में मुझे लगता है ये जो कॉलम रहते हैं 10th 12th स्नातक और स्नातकोत्तर पीजी, दिस इज यूजी एंड दिस इज पीजी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, वो आराम से ये वाले जो भी कॉलम्स हैं उनको भर सकते हैं, जहां पर आपने किस किस ईयर में किया है वो फिल करना है, उपाधि का क्या नाम है, आप अपनी जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उस पर देखेंगे तो वो लिखा रहता है हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जो भी आप हिंदी में भरना चाहें, इंग्लिश में भरना चाहें, दोनों में यहाँ पे भर सकते हैं। फिर बोर्ड विश्वविद्यालय, संस्था का नाम, किस इंस्टीट्यूट से किया है और कौन कौन से आपके विषय हैं। अब इन जनरल जब हम स्पेसिफिकली एपी के इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, तो 10th 12th के विषय पर बहुत रेयर ही चांस होते हैं कि कभी पूछा जाए। बट स्नातक के जो विषय हैं उसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको वहां से पूछा जाए। ये इंसिडेंट थोड़ा मेरे साथ भी हुआ था, जैसे मेरे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स थे वो इकोनॉमिक्स, इको था, पॉल साइंस था एंड साइकोलॉजी था। एंड यूजी ऑब्वियसली आप जिस विषय में वहां अपियर हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो स्नातकोत्तर में पीजी में मेरा साइकोलॉजी था। तो अब उनने मतलब इनोवेटिव मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा तरीका लगा मेरे को पैनल के द्वारा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप, जबकि वो क्वेश्चन बहुत हद तक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन किया था, शायद मैंने पिछले जो सेशन हुआ था उसमें भी इसको इंक्लूड किया, कि आप ये बताइए अभी विश्व में कौन कौन से युद्ध चल रहे हैं, जबकि ये कोर पॉलिटिकल साइंस वाले क्वेश्चन इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं, तो उन युद्ध में कौन कौन से व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, तो उनका मैंने बताया। फिर उन्हें साइकोलॉजी से कनेक्ट किया, दे आस्क्ड मी कि उन जो व्यक्ति हैं उनका पर्सनैलिटी असेसमेंट करके बताइए। तो कहीं ना कहीं वो आईआर से संबंधित भी हो गया, एंड वो क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड भी हो गया। पर्सनैलिटी बताइए, देन उनकी लीडरशिप स्टाइल बताइए। तो दीज टू एस्पेक्ट्स आर कोर ऑफ साइकोलॉजी। इन दो एस्पेक्ट्स को हम कोर साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उनने मेरे यूजी के सब्जेक्ट को पीजी से कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी जो हो सकती है कि आपके यूजी के सब्जेक्ट्स को वो थोड़ा सा इंटरलिंक करके आपके पीजी के सब्जेक्ट से पूछ लें। तो थोड़ा सा यूजी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर रहे हैं, जो आपका पीजी का सब्जेक्ट है उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो आप देख के जा सकते हैं। इसके बाद अन्य वाला जो कॉलम है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें अन्य में हम क्या क्या चीजें भरें, तो इसमें इसीलिए मैंने ये स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं तो पीएचडी की अपनी जानकारी दे दीजिए, कोई डिप्लोमा कर रखा है डिप्लोमा का दे दीजिए, और कोई अन्य डिग्री कर रखी है, मान लीजिए कई सारे लोग होते हैं जो डबल एमए कर रहे होते हैं, पहले उनका किसी सब्जेक्ट में एमए होता है, फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट में कर रहे होते हैं, तो उसकी जानकारी भी वो यहाँ पे दे सकते हैं।
तो ये हमारा जो सेक्शन है वो शैक्षणिक योग्यताओं वाला सेक्शन है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो उन लोगों के द्वारा बहुत फोकस किया जाता है, वो ये 2 सेक्शन हैं। मैंने दोनों सेक्शन को मर्ज करके यहाँ पे लिखा है। ये कॉलम नंबर आपका 5 है, ये कॉलम नंबर 6 है, ये कॉलम नंबर 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो ये सारे कॉलम मुझे लगता है कि किसी इंटरव्यू के लिए बहुत कोर एरियाज हैं। और चाहे वो हमारा स्टेट सर्विस वाला एनटीपीएससी का इंटरव्यू हो, चाहे यूपीएससी या फिर चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, मोस्टली लोग इस जगह से पूछते हैं, क्योंकि ये आपकी सब्जेक्टिव चीजें कुछ बता रहा है, आपके बारे में कुछ बता रहा है। तो तरह से अगर हम लॉजिकली भी देखें तो इस एस्पेक्ट पर बात करना आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बता रहा होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें रहती हैं। पहला है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ कर रखा हो, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आप उन दोनों की जानकारी दे सकते हैं। दूसरा एनसीसी और एनएसएस, अगर इन दोनों में से किसी का भी पार्टिसिपेशन आपने किया है और उसमें कुछ भी आपने किया है, कोई भी सर्टिफिकेट है, तो उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करें। अब जब मैं थोड़ा सा अपने इंटरव्यू के विषय में बताता हूँ। मेरा एनएसएस था, मैं एनएसएस में वॉलंटियर रहा था। तो मैं 3 बार एमपीपीएससी में अपीयर हुआ, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल टाइम जब मेरे से एनएसएस का नहीं पूछा गया हो। इवन 2 इंटरव्यूज में, तो स्टार्टिंग जो इंटरव्यू की होती है, जो चेयरमैन सर रहते हैं, तो चेयरमैन सर ने स्टार्ट ही मेरे एनएसएस से किया। तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपने कर रखी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, या एनसीसी एनएसएस में कर रखा है, तो आप मान के जाइए कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां से आपके इंटरव्यू में पूछा जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईसीए जो भी भर रहे हैं वो आप सोच समझ के भरिए। और मतलब ऐसा तो होगा ही कि किसी व्यक्ति के पास, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के पास तीनों में से किसी में कुछ ना कर रखा हो। अगर उसने एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई भी एक छोटी मोटी चीज भी कर रखी है, चाहे वो स्कूल के स्तर पर हो, चाहे कॉलेज के स्तर पर हो, भले ही एनसीसी एनएसएस ना कर रखा हो, इनमें से रिलेटेड कुछ भी कर रखा हो, आप उसको जरूर मेंशन करें। मेरा ये सजेशन रहेगा कि कोई भी कॉलम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका खाली जा रहा है। कोई भी कॉलेज को कॉलम को प्रॉपर ब्लैंक छोड़ना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट जो एक्टिविटी आपने कभी भी की हो, स्कूल में की हो चाहे कॉलेज में की हो, उसको जरूर मेंशन करें। बट अननेसेसरीली भी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि हम जो भी चीज टेस्ट में मेंशन कर रहे हैं, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने वो चीज करी हो तब उसको मेंशन करें, एंड हम उसको डिफेंड कर पाए कि हमने सच में ये चीज करा है। अगर हम कोई गलत चीज डालते हैं और वो पैनल को ऐसा लगता है कि इनने सिर्फ फॉर्म में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ज्यादा चीजें भरने के लिए, एक इंप्रेशन देने के लिए डाल दिए, तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं। तो एक बैलेंस रखिए, ब्लैंक भी नहीं छोड़ना है और अननेसेसरली ज्यादा चीजों को फिल भी नहीं करना है। इसके बाद जो कॉलम नंबर 6 रहता है वो है विशेष योग्यताएं। अब विशेष योग्यता में आप क्या कर सकते हैं? विशेष योग्यता में मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कर रखा है, कोई रिसर्च टूल आपको आता है चलाना। क्योंकि जब हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो विशेष योग्यताओं में आप यही चीजें इंक्लूड करें तो ज्यादा ठीक है। अगर आपको कोई मान लीजिए स्टैटिस्टिकल जो हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं वो चलाना आता है, एसपीएसएस है, आर है, प्लस है, ये डाल दीजिए। अगर ये नहीं भी आते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें आपको डालनी ही हो, क्योंकि मोस्टली पीजी लेवल पे हम उतना, जो लोग पीजी के जस्ट बाद अपीयर कर रहे होंगे, ये सब चीजों में हम उतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो अगर आपने कुछ इनमें से कर रखा है तो विशेष योग्यता को डालिए, और अगर आप नहीं भी डालते हैं तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है आपका कार्य अनुभव। तो कार्य अनुभव में अगर आपने कोई भी ऐसा कार्य कर रखा है जो आपकी जो आप एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं उसके लिए हेल्प करेगा, या फिर मान लीजिए वो ऐसा कोई कार्य है जो आपको लगता है कि मेरे एकेडमिक्स में मेरे को हेल्प करेगा, या फिर एकेडमिक्स से हटके भी कोई कार्य है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर वो मत करिएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई प्राइवेट संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, आप वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालें।
क्योंकि उसके लिए अलग से एक कॉलम दिया गया है जहाँ पर पूछा गया कि आप किस संस्था में, किस तरीके की संस्था में कार्य करते थे, कोई शासकीय संस्था थी, अर्धशासकीय है या फिर निजी संस्था थी, तो उसके लिए एक अलग से कॉलम नीचे दिया गया है और उसमें ये तक पूछा गया है कि आप किस तरह के कार्य वहां पर करते थे। तो मुझे लगता है यहाँ पे वो चीजें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा अनुभव डालिए जो आपने वॉलेंट्री बेसिस पर कुछ किया हो या फिर कुछ सिंगल अपन बोलते हैं ना जन जैसे मान लीजिए आपने कोई काम को सिंगल हैंडेडली अपने लेवल पे कोई चीजें करी हो, इंस्टीट्यूट के लिए की हो, कॉलेज के टाइम पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हो जो इम्पोर्टेंट हो, तो उन चीजों को, उन अनुभव को आप यहाँ पे शेयर कीजिए। कंटेंट राइटिंग की हो कहीं पे, या फिर आपने कॉलेज की कोई एक्टिविटी हुई हो, मान लीजिए उसके लिए कोई काम किया हो, या फिर कॉलेज के कोई इवेंट हुए हो उसमें कोई आपने कार्य किया हो, कोई रिपोर्ट बनाई हो, कुछ भी की हो, तो आप यहाँ पे उनको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है शोध अनुभव। मैं एक चीज और स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सारी ही चीजें हों, सारी चीजें हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकती हैं। तो इनमें से जो भी चीजें आपके पास हो उनको यहाँ पे मेंशन करिए। हर चीज का होना जरूरी नहीं है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, जिससे एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी रहे कि पर्टिकुलर कॉलम में हमें क्या क्या चीजें लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है शोध का अनुभव। तो शोध के अनुभव में अगर आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हुआ है, वो डालिए, विद नेम डालिए। मेरी सजेशन रहेगी कि अगर रिसर्च पेपर कोई पब्लिश है तो उसको विद नेम डालिए, क्योंकि सामने वाले को, जो इंटरव्यूअर है, उनको पता चलता है कि इसका रिसर्च पेपर किस टॉपिक पर पब्लिश है। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो उस तक पूछ लें, या फिर जो जर्नल आपने लिखी है हो सकता है वो जर्नल पे क्वेश्चन कर लें। तो ये बहुत हद तक होता है कि पेपर का वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपने जिस भी विषय पर पेपर पब्लिश किया है। या फिर आपकी पीएचडी का टॉपिक जो रहता है, मोस्ट प्रोबेबली वो पीएचडी के बारे में पूछते हैं कि किस विषय पर चल रहा है, तो वहां भी वो जो जिस टॉपिक पे आप पीएचडी कर रहे होते हैं उस पर इन डेप्थ पूछने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आपके कोई सेमिनार में आपने पार्टिसिपेट किया हो, या फिर बुक या कोई बुक में कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ हो, आप उन सबका इंफॉर्मेशन शोध के अनुभव में दे सकते हैं। अब विशेष उपलब्धि। विशेष उपलब्धि मान लीजिए आपने किसी जगह पर कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट आपकी हो। जरूरी नहीं है वो एकेडमिक से रिलेटेड ही हो। मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ट रिसर्च अवार्ड या फिर बेस्ट पेपर प्रेजेंटर। इसके अलावा भी मान लीजिए आपकी कोई उपलब्धि स्पोर्ट्स में रही है या फिर कल्चरल कोई रही है, तो आप उन सब चीजों को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर एकेडमिक्स है तो बेटर है कि आप एकेडमिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पे लिखें, क्योंकि हम जिस तरीके की एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वहाँ एक ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आप एकेडमिक्स में अच्छे होंगे, एकेडमिक्स में आपने कुछ ना कुछ कर रखा होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हॉबीज का सेक्शन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आज का हमारा जो सेकंड पार्ट है जिस पे हम बात करेंगे वो हॉबीज का ही सेक्शन है। एंड इस पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि हॉबीज मोस्टली पर्सनलाइज चीजें हैं। अगर मैं बोलूं कि ये चीजों को लिखना सही है, इस चीजों को, इन हॉबीज को लिखना सही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हॉबीज बहुत पर्सनल किसी भी व्यक्ति की एस्पेक्ट है, तो उस पे आप कोई भी लिख सकते हैं। बट हमसे जनरली इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उस विषय पर थोड़ा बताऊंगा। तो हॉबीज में पहले तो कई लोग ये बोलते हैं, हॉबीज, दो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, रुचि और अभिरुचि। ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं। एक है इंटरेस्ट, रुचि, और एक है अभिरुचि, हॉबीज। तो इंटरेस्ट वो चीजें होती हैं जिन्हें करना आप पसंद करते हैं। मान लीजिए मुझे कोई चीज पसंद है, मुझे मान लीजिए रेड कलर पसंद है, येलो कलर पसंद है, मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो एक चीज होती है पसंद वाली बात। तो पसंद वाली बात हम कर भी सकते हैं कोई चीज, या फिर उसके लिए नहीं भी करेंगे। बट जब हम हॉबीज की बात करते हैं, तो हॉबीज ऐसी चीजें रहती हैं जिनके लिए हम समय निकालते हैं। और हॉबीज बहुत इंटरनल एस्पेक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया गया कि आपने ये हॉबी लिख रखी है, तो आपने बताइए लास्ट ये कब खेली थी। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर मुझे हॉबीज के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, तो ये बहुत ही गलत आंसर है। क्योंकि हॉबी आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, ये एक इंटरनल एस्पेक्ट है। तो हॉबीज के लिए व्यक्ति समय निकालता है। वो एक रहता है जिससे वो खुद को मोटिवेट कर सकता है, खुद को अच्छा फील करा सकता है। इसीलिए हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इंटरेस्ट इज वेरी क्लोज टू चॉइस, ये हमारी चॉइस ये है, जबकि हॉबीज एक इंटरनल पार्ट है।
तो अब हॉबीज की बात करते हैं हम यहाँ पे, जबकि दोनों वर्ड के लिए स्लैश लगा के लिखा गया, दोनों को समान माना गया, बट ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। तो हॉबीज के सेक्शन में मोस्टली कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल हॉबीज डालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डालेगा बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, कुकिंग। तो ये बहुत आजकल ट्रेडिशनल हॉबीज हो गई हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसी हॉबीज ना डालें, आप डाल सकते हैं, क्योंकि अब हॉबीज तो जो है वो है, आप उनमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी है तो एक हॉबी ऐसी डालिए जो थोड़ी ट्रेडिशनल सी है, एक थोड़ी क्रिएटिव हॉबी डालिए। अब क्रिएटिव हॉबी कैसे है? मान लीजिए मेरे एक सीनियर थे, उनने अपनी हॉबी डाली थी मेकिंग हेल्थ कंटेंट, क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू हेल्थ कंटेंट। तो उनका ये टॉपिक था हॉबीज का। और कई सारी हॉबीज ऐसे ही और हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारे पैनल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो है कोई क्षेत्रीय चीज है। मान लीजिए बघेलखंड का कोई चीज है, वो चाहे बघेलखंड का गीत हो, चित्र हो। तो ये सब चीजें आजकल पैनल में बहुत पसंद की जा रही हैं। इनफैक्ट कई सारे मैंने ऐसे टॉपर्स देखे हैं। होम साइंस की ही हमारे बैच की एक टॉपर है 2022 की। वो बहुत अच्छी पैरोडी बनाती थी। मतलब बहुत नॉर्मल सिंपल पर्सनैलिटी, एवरेज पर्सनैलिटी जिसे मैं बोलूंगा। और उनको इंटरव्यू में बहुत एक्सेप्शनल नंबर मिले। रीजन ये था कि बहुत अच्छी उनने पैरोडी बनाई थी। जो पर्सनैलिटी रहते हैं उनके बारे में, नेशनल जो सिंबल रहते हैं उनके बारे में एक अच्छी इमेज शो करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके इंटरव्यू पे उस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तो हमारा जो पैनल है एमपीपीएससी का, वो थोड़ा इन सब चीजों की साइड ज्यादा इंक्लाइन रहता है। अगर आप कोई ट्रेडिशनल हॉबी डालोगे, जैसे मेरी भी बहुत ट्रेडिशनल हॉबी थी, मैंने बैडमिंटन खेलना लिखा था, एक सोशल सर्विस लिखा था। तो उन पर मेरे तीनों इंटरव्यूज में से एक भी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि जो इस तरह की हॉबीज होती हैं वो बहुत आई कैचर नहीं है कि आपने ये हॉबी डाली और व्यक्ति को लगेगा कि इस पर तो पूछना ही चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल सी हॉबी हो गई है। कई सारे लोगों की क्रिकेट, बैडमिंटन ये हॉबी होती है। और आपको उनको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको जानबूझकर कोई क्रिएटिव सी चीज ही डालनी चाहिए। आपकी जो हॉबी है वो डालिए। बट अगर ऐसा कुछ डाल सकते हैं जो थोड़ा सा इनोवेटिव है, जो व्यक्ति को लग रहा है कि यार इसका तो क्वेश्चन पूछना ही चाहिए कि इस पे अलग से ये क्या करता होगा। एक होता है ना कि चीज देखिए आपको लगता है कोई वर्ड पढ़ के ही कि इसमें क्या चीज होती होगी। तो कई सारे लोग लिख देते हैं कि हम किचन गार्डनिंग करते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब सामने वाला व्यक्ति को लगता है कि इसका तो हमें प्रश्न पूछना ही चाहिए। कोई स्पेसिफिक उसने गीत का लिख दिया, जो रीजनल कोई गीत है। तो इन पर थोड़े क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अगर मैं और आप में से कोई भी मान लीजिए किसी पैनल में बैठे हुए हैं, वहां आपको कोई हटके चीज जो लग रही है किसी के डेथ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको पूछने की कोशिश करोगे। क्योंकि ये बैडमिंटन वाले हो सकता है उसी दिन में 10 लोग आए हो जिनकी बैडमिंटन हॉबी हो। अब सेम व्यक्ति से क्या वो बैडमिंटन बैडमिंटन पर पूछेंगे? और हम में से सभी लोग मान लीजिए बैडमिंटन, क्रिकेट इन पर तो ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते ही हैं, तो उन्हें पता रहता है कि इन पे ये लोग प्रिपेयर करके आए ही होंगे। तो ट्रेडिशनल हॉबीज आप लिख सकते हैं, बट कोशिश कीजिए अगर आप कोई थोड़ी क्रिएटिव कोई चीज लिखना चाहें तो वो वहां पर डाल सकते हैं, और बैलेंस करके रखिए। एक ट्रेडिशनल हॉबी लिख लीजिए, एक थोड़ी क्रिएटिव सी लिख लीजिए। तो इस पे हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि इस पे जब आप सामने से क्वेश्चन करें एंड मैं उसके रिप्लाई दूं, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि इंडिविजुअली व्यक्ति अपनी हॉबीज को मेरे से डिस्कस कर पाएगा, एंड हम उस पर जितना भी डिस्कशन करते होंगे, जितने भी मैं अपने इंसाइट शेयर कर सकता हूँ, मैं वो कोशिश करूंगा आपसे शेयर करना। इसके बाद है चयन में सहायक जानकारियां। अब यहाँ पे भी आप मोस्टली मैंने कई जगह देखा है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो पर्सनल जो चीजें हैं उनको वहां पर मेंशन करते हैं। बट पर्सनल चीजों को मेंशन करना एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा चयन में क्या सहायक जानकारियां हो सकती हैं? आप पर्सनल चीजें भी दे सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी बता सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई काम किया हो जो किसी के लिए वॉलेंट्री बेसिस पे आपने कुछ किया हो। मान लीजिए आपने कभी कहीं पढ़ाया हो किसी जगह पर, नॉट एनी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, किसी जहाँ पे आपको फॉर्मली पढ़ाना पड़ रहा है वहां पे नहीं। मान लीजिए कोई निःशुल्क आपने कोई काम किया हो, कुछ बच्चों को घेर के अपने एरिया के, अपने कॉलोनी के, वहां पे उनको कभी पढ़ाया हो, अपनी संस्था में, अपने कॉलेज में कुछ बच्चों को कभी पढ़ाया हो। तो ऐसा कोई भी काम आपने जो किया हो उसको डालिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा। तो
यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज तौर पे किया हो वो नहीं डालना है, क्योंकि उसके लिए अलग से ऑप्शन है, वहां हम उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। भले ही आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो, उसका भी आप मेंशन वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे उस चीज को मेंशन मत करिएगा। यहाँ पे ऐसी चीज मेंशन करिएगा जो आपने वॉलंटरी बेसिस पे कहीं कभी की हो, भले ही वो अपने स्कूल या कॉलेज में कभी बच्चों को पढ़ाने को लेकर भी हुआ हो, या फिर आपने कॉलोनी के किसी बच्चे को ऐसे ही पढ़ाया हो, तो उन सब चीजों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास मेंबरशिप है, किसी एसोसिएशन की मेंबरशिप है, तो आप यहाँ पे उन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंग्लिश में हैं, तो इंग्लिश के लिए कोई ऐसी सोसाइटी रहती है जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करती है, उसकी मेंबरशिप वगैरह है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, मैंने इसको यहाँ पे भी मेंशन किया है, क्योंकि इनकी डिटेल्स आप ऊपर भी डाल सकते हैं। अगर ऊपर मान लीजिए आपके पास डिटेल वो कॉलम है वो छोटा पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर भी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स की डिटेल डाल सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए इन तीनों में से ही कुछ भी चीज आपने नहीं करी है, तो फिर लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ चीजें बता सकते हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि सर मैं जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखता हूँ, मैं ओपन व्यक्ति हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा अवेयर रहता हूँ चीजों को लेकर, मेरा सीखने और सिखाने में सर इंटरेस्ट है। तो इस तरह की कुछ चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हूँ, उन चीजों को आप लिख सकते हैं। दोनों का मिक्सचर लिख सकते हैं, कुछ अगर ये काम कर रहे हो तो इनको भी लिखिए, कुछ पर्सनैलिटी का भी लिखिए। और ऐसी कोई भी चीज नहीं की हो तो एटलीस्ट पर्सनैलिटी का कुछ कोई आप जो डायमेंशन है उनको लिख के जाइए। ब्लैंक नहीं छोड़ना है ये कॉलम, क्योंकि ये कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आपने जिस फील्ड में आप आना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपने कुछ किया ही नहीं है, तो वो थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन शो करता है। तो मेरा यही सजेशन है कि इन ये जो 5 कॉलम है, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 9 और कॉलम नंबर 10, इनमें प्रॉपर ब्लैंक तो छोड़ना नहीं है। आपने जो किया हो निस्वार्थ भाव से वो चीज लिख के जाइए, बट ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य। मतलब आप शासकीय सरकारी सेवा में क्यों, तो वहां पर आने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक चीजें लिखिए। अगर आप हिंदी में इसको फिल कर रहे हैं, और मैं सजेशन भी दूंगा कि आप हिंदी में ही फिल करें, तो आप प्रॉपर चीजें लिखिए जिनके लिए आप आना चाह रहे हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे शिक्षण एवं शोध के कार्य में रुचि, मतलब पढ़ने, जैसे मैंने लास्ट की लाइन लिखी भी है कि पठन पाठन या सीखने सिखाने में रुचि है, इसमें आनंद महसूस करता हूँ। कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जोड़ दीजिए कि सर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्य हैं और नैतिक या फिर मूल्य आधारित शिक्षा है उनको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहता हूँ, शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो कोई भी 50 शब्द का ऐसा पैरा बनाइए। मैंने सिर्फ कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि आपको यही सब लिखना है, आप इसको जोड़ के इनमें से कुछ कुछ शब्द लेके और अपने अकॉर्डिंग कि आप सच में ही उस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था वो यही है कि मुझे सीखने सिखाने में रुचि थी और उसमें आनंद आता है। और इसी को मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ देता कि सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो लक्ष्य हैं कहीं ना कहीं उनको आदर बनाते हुए मैं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो 50 शब्द मतलब मुश्किल से 3 या 4 लाइन आपकी होंगी। 3 लाइन में मान लीजिए सिंपल अपनी जो एम है, जो गोल है, क्यों आप उस चीज में आना चाहते हो, क्यों असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में आना चाहते हो, उसको लिखिए। और बहुत सॉर्टेड रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें नहीं लिखनी है, सिंपल से सिंपल लिखनी है। ये एक दो वर्ड यहाँ से लेके आपको उठा के लिख लेने हैं, इसीलिए मैंने ये कुछ कुछ वर्ड कॉमा लगा के मेंशन किए हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये मुझे लगता है कि किसी भी इंटरव्यू का कोर है। मतलब जहां पर किसी व्यक्ति की आके नजरें रुकनी चाहिए वो ये 5 कॉलम है, और होता भी है मोस्टली ऐसा। मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों चाहे एमपीपीएससी के हों, इन चीजों पर बहुत फोकस किया जाता है। ये 5 जो एस्पेक्ट है उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो प्लीज मेरे सभी से आग्रह रहेगा कि आप इन वाले जो कॉलम्स हैं इनको बहुत सोच समझ के, ये जो पीडीएफ है इससे मदद लेके और फिल करके ले जाएं। अब इसमें जो लास्ट सेक्शन बचता है, हालांकि ये सेक्शन बीच में है, बट मैंने इसको लास्ट में रखा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कुछ बतानी नहीं थी। आप सिंपल सा आपने क्या किस सेवा में रहे हैं, वो किसी सरकारी सेवा थी, अर्ध शासकीय सेमी गवर्नमेंट थी, या फिर निजी क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया था किसी कोचिंग में या फिर किसी स्कूल में आपने पढ़ाया हो, तो यहाँ पर आप उसको मेंशन करेंगे। किसी कोचिंग का हो
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हो तो उसको मेंशन करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो आपकी सारी डिटेल्स है उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कहाँ पे है, कब काम किया, क्या उसका नाम है, वो सब करना है। यहाँ पे आप रेगुलर पोस्ट पे थे कि कॉन्ट्रैक्ट पे थे, वो बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें जो है वो मैंने लिख रखा है उसके लिए। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि किस तरीके का काम आप करते थे। मान लीजिए आप किसी कोचिंग में थे तो वहां पर आप क्या करते थे, तो आप हो सकता है वहां पे टीचिंग करते हो, है ना। टीचिंग में भी स्पेसिफिक बताइए कि आप क्या पढ़ाते थे। इंग्लिश में मान लीजिए इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़ाते तो इंग्लिश ग्रामर आप मेंशन करिए, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए इसके अलावा आप कंटेंट कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई काम करते थे, आप उनका कोई मैगजीन थी वो बनाते थे, तो जो भी काम आप करते थे उसको सीधे शब्दों में लिख के जाएं। और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो चीज हम ऊपर नहीं लिख रहे थे हम अपने कार्य अनुभव में, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो हमने ऑर्गेनाइज किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो भी काम किया है उसको आप इस वाले सेक्शन में लिखिए। और यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट के बिना अपने लेवल पर अगर कोई काम किया है, स्कूल कॉलेज या फिर कोई भी आपने फ्रीलांसिंग में भी किया है, तो उसको ऊपर मेंशन करिए, ऊपर जो कार्य अनुभव है उसमें। तो मुझे लगता है ये सारे जो कॉलम हैं हमारे डैश से रिलेटेड वो कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। एंड मैं अपनी वीडियो भी स्टार्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके आकाश सर, 2-3 क्वेश्चंस तो मेरे भी हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने जो प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी ने काम किया है उसके बारे में बताया, तो क्या हमें उसका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट में तो हमें देना पड़ता है अगर हमने कहीं काम किया है तो। एम आई ऑडिबल टू यू? श्योर मैम। यस मैम, यस ओके। मैम। मैम अगर पॉसिबल हो तो किसी का स्पीकर ऑन है आई थिंक। ओके मेरा मैम अगर मेरा ये सजेशन है, अगर आपके पास पॉसिबल है आप लगा सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो लगाइए। बट मोस्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसा होता नहीं है कि आपके पास हर जगह से आपको सर्टिफिकेट बना के दे दें। अब वो नहीं भी देते हैं तो इसका उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन करने का। एक किसी का स्पीकर और ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लें। Radha Sharan sir, please switch off your speaker, switch off your mic. Radha Sharan sir. Okay, I will mute him. Please continue. Sir, please continue. यस मैम। अगर मैम कोई ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है वो आपको दे सकता है कोई सर्टिफिकेट बना के एक्सपीरियंस के लिए, तो बेटर है आप बनवा लें। बट अगर आप नहीं भी बनवा पाते हैं तो उससे मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपके कर्तव्य लिखवाने का, आप क्या काम करते थे वो लिखवाने का मोटिव ही ये है कि वो उससे रिलेटेड चीजें पूछ सकें। उनको एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है, उनसे उनको इससे मतलब है कि आपने वहां से क्या चीजें सीखी हैं और वो चीजें कितनी रेलिवेंट हैं आप जिस फील्ड में, जिस पोस्ट पे अभी आके काम करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने जब मैं कॉलम्स वो बता रहा था मैंने स्पेसिफिकली बोला कि आपकी जो ड्यूटीज हैं उसको वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करना, आपने कोई भी काम वहां पर किया है, क्योंकि उससे वो जान पाएंगे कि इसने, इस व्यक्ति ने सच में वो काम किया है या फिर सिर्फ लिखने के लिए लिखा है। तो अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिलता है तो मुझे नहीं लगता उससे इतना कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओके सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा। मैम आपका स्पीकर, हाँ ओके सो मेरा लास्ट जी। क्वेश्चन है, फिर बाकी आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे इन अक्टूबर आई थिंक, तो हमारा पुराना वाला डेफ हमने वहाँ पर भेजा था। अब ये जो नया डेफ आया है, तो जब हम जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो इसको फिल करके लेके जाएंगे। ओके सो यही यस मेरा मैम। डाउट है जो कि हम हाँ। पहले जो हम पहले डैब भेजते हैं वो जस्ट फॉर रिकॉर्ड के लिए रहते हैं। एंड उसके बाद हम जब इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो हम दोबारा से अपने सारे डैब्स मतलब मूल प्रति में डैब भर के ले जाते हैं। तो उसमें हम जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। और जो आप उस दिन जो डैब ले जा रहे हैं वो आपका फाइनल डैब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाता है। तो अभी जो भी चेंज करने हैं आप कर सकते हैं। ओके सो नाउ एवरीवन यू आर ओपन टू आस्क क्वेश्चन। आपके जो भी डाउट्स हैं आप सर से पूछ सकते हो रिलेटेड टू डेफ एंड हॉबी, जो भी आपके डाउट्स हैं। यस अनीता मैम, आपने काफी टाइम से अपना हैंड रेज किया हुआ है। आपका कोई क्वेश्चन है? यस। ओके
आपकी वॉइस क्लियर नहीं है अनीता मैम। सर मेरा एनसीसी के कॉलेज में बी एंड सी सर्टिफिकेट। हेलो यस मैम। सर मेरा कॉलेज में बी और सी सर्टिफिकेट। सर तो उसमें किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं? मैम जहां तक मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया, आपने ये बोला है कि आपके एनसीसी में बी और सी सर्टिफिकेट हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या रहेंगे। तो जी मैम जी एनसीसी क्योंकि अपने आप में बहुत स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप एनसीसी के बारे में पढ़ के जाइए कि एनसीसी क्या होती है, वो एनएसएस से कैसे डिफरेंट है, एनसीसी का एम क्या है, गोल क्या है, उसके उसकी हिस्ट्री क्या है, कब से वो स्टार्ट हुई है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, अभी वो मिनिस्ट्री को कौन हेड कर रहा है, एनसीसी में जो कैंप्स लगाए जाते हैं उनकी क्या रूटीन रहती है, अगर कोई स्पेसिफिक ड्रिल वगैरह से रिलेटेड चीजें आप अपनी रिकॉल कर पाए तो वो ड्रिल्स को याद करिए कि क्या क्या चीजें कराई जाती हैं। और उसके अलावा एनसीसी में परेड्स जो रहती हैं जो बहुत फेमस होती है, एक आरडीसी रहती है रिपब्लिक डे परेड, वो सबसे टॉप मोस्ट परेड रहती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख के जाइए। तो जो भी चीजें आपने एनसीसी से रिलेटेड जी हैं, ऑब्वियसली आपने बी और सी सर्टिफिकेट वहां से प्राप्त किया है, तो आपने एनसीसी की एक पूरी जिंदगी जी होगी, उनका अपना एक रूटीन है, अपना एक तरीका है जीवन को जीने का। प्लस ये तो हो गया आपने एनसीसी से रिलेटेड जो चीजें जी हैं, दूसरा एस्पेक्ट है कि एनसीसी को समाज में लाने की जरूरत क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसको क्यों कहा जाता है, तो इन सब चीजों पर भी थोड़ा देख के जाइए, थोड़ा उसकी हिस्ट्री पे देख के जाइए, थोड़ा किस किस मिनिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका भी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कौन उसको हेड कर रहा है, उसमें रैंक्स क्या रहती हैं, थोड़ा आर्मी नेवी एयरफोर्स की रैंक्स क्या रहती है, वो थोड़ा देख के जाइए। मुझे लगता है कि जो जनरल चीजें हैं जो एनसीसी के वॉलंटियर होने के नाते आपको पता होनी चाहिए, वही इंटरव्यू में एक्सपेक्ट की जाती है। अलग से कोई ऐसी चीज, मुझे तो जैसे मेरा एनएसएस का अनुभव रहा, तो मुझसे अलग से ऐसी कोई चीज नहीं पूछी गई जो बहुत मतलब मेरे सब चीज से हटके हो, जो मैंने सुनी ही ना हो। वो मोस्टली 2 बार तो मेरे से यही बोला गया कि एनएसएस का गान सुनाइए, तो मैं मस्त उनको एनएसएस का जो सॉन्ग रहता है, एनएसएस का जो गान है वो उनको सुना के आया था। तो मोस्टली वही चीजें रहती हैं जो आप एज अ वॉलंटियर कर रहे होते हैं, तो आप उन पर थोड़ा देख के जाइए। वो मैम मेरे सही से रहेगा कि आप इतना कर लेंगे तो वो आई थिंक सफिशिएंट है। जी सर। सर मेरा एक और सवाल था। सर आपने बोले थे कि प्राइवेट संस्थान में अगर आपने काम किया है तो उसको मेंशन करना है। तो सर मैंने बीई किया है, तो 1 साल मैंने जॉब की थी प्राइवेट में, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। और कंपनी थी। बट सर अब 10 साल हो गए हैं सर मुझे छोड़े हुए वो जॉब को। तो मुझे उतनी चीज़ें याद नहीं है, तो उसे मेंशन करना चाहिए कि नहीं? मैम चूंकि जैसे आप मेरे को बता रही हैं कि 10 साल हो गए हैं उस चीज को छोड़े हुए, तो ये चीज तो उनके दिमाग में भी स्ट्राइक करेगी कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल पहले कोई चीज छोड़ चुका है तो ऑब्वियसली उसको उतनी सारी चीजें उससे संबंधित नहीं पता होंगी। बट मैं आपसे पूछूं कि 10 साल पहले आप क्या काम करती थी वहां पे, तो वो तो आप बता सकती हैं। तो वहां पर जो भी इंसान बैठे हैं वो भी ऑब्वियसली आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि इतने टाइम पहले अगर आप कोई चीज छोड़ चुके हैं तो बहुत डिटेल में उसके बारे में पता होना संभव नहीं है। तो आप मेंशन जरूर कीजिए। मैं इस बार इसीलिए इस चीज को बोल रहा हूँ, पुराने वाले डेप में मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता था कि आपने कोई प्राइवेट चीज करी है तो उसको मेंशन लिखिए। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने एक कॉलम दिया है कि आपने निजी क्षेत्र में भी कोई काम किया है तो उसको भी आप लिखिए। तो जब स्पेसिफिकली बोर्ड आपसे वो डिटेल मांग रहा है तो हम उसको देने से क्यों चूके, हमें बताना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो आप वहां पर मेंशन कीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट भी है उसको लगाइए। और अगर आपका वहां पर पूछा जाता है उससे संबंधित जो चीज आप बता सकते हैं वो बताइए उन्हें प्रॉपर। कोई चीज ऐसी लगती है नहीं बता सकते तो उनको बड़े ही सरल शब्दों में बताइए कि सर मुझे 10 साल चूंकि इस चीज को छोड़े हो चुके हैं, मुझे इसके विषय में अब उतनी जानकारी नहीं है। तो बता दीजिए, ये सिंपल है मैम, क्योंकि किसी चीज को इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में आप छोड़ चुके हैं तो आप नहीं बता पाएंगे उसके बारे में काफी सारी चीजें। और जितना थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं उसके विषय में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, अभी इंटरव्यू की डेट्स ही नहीं आई है। तो थोड़ा बहुत जो भी चीजें उससे संबंधित पढ़ सकते हैं, या फिर वहां पे आपके जो कलीग्स रहे हैं उनसे थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं, वो आप ले लीजिए। जी सर, थैंक सर ये सेम क्वेश्चन अगर ग्रेजुएशन के लिए अगर कहा जाए, जैसे ग्रेजुएशन किए हुए मतलब मैंने इंजीनियरिंग किया है और 13 साल हो गए हैं, तो उस पर कितना कमांड करना चाहिए? क्योंकि सब्जेक्ट्स को देखें तो लगभग 57 सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं, तो ये काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसको कितना कैसा तैयार करें, कितना तैयार करें? प्लीज।
सर ग्रेजुएशन के वो सब्जेक्ट जो मतलब ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट्स जो मास्टर्स में नहीं थे वो आप मार्क कर रहे हैं ना? क्योंकि मान लीजिए आपने बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा और आपने मास्टर्स मैथ्स में कर ली, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात चल रही है ना? सर मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग किया है और यहाँ इंग्लिश लिटरेचर है एमए में, ये तो टोटली डिफरेंट है। तो फिर ग्रेजुएशन में कितना या वो करना चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि 12-13 साल हो गए, वो पढ़ना चाहिए कि नहीं ग्रेजुएशन का कितना? सर अननेसेसरली बहुत ज्यादा पढ़ने को तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट यदि मान लीजिए अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज आपसे पूछी जाती है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आप इस रूम में बैठे हैं, यहाँ ये चीज दिख रही है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको आप डील कर लीजिए। अगर बहुत ही डेप्थ में मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, क्योंकि आपका स्ट्रीम ही एकदम चेंज हो रही है, आप साइंस स्ट्रीम में फिर आर्ट्स स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है जो थोड़ा रेलिवेंट भी है कि आपने इतना स्विच क्यों किया। आप मान लीजिए कहीं से इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग आपने की है, फिर उसके बाद आप आर्ट्स में आए, तो इसका क्या रीजन है, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। बट बहुत कम संभावना है कि बहुत डिटेल्ड के फिजिक्स या केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, या फिर इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग जिसकी स्ट्रीम में आपकी रही है उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाए, तो इसकी थोड़ी कम संभावना है। अगर कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप डील कर लीजिएगा, बट उसके लिए बहुत अननेसेसरली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। Okay, next, please ask your question and make sure that the question sir has already answered. Don't repeat the same questions. If you have any unique question, you can ask. Otherwise, the same repetition will happen. Okay. So, Deepika ma'am, Pooja ma'am, and Kavita ma'am, do you have any new question Yes, regarding ma'am. left? Okay, please ask. Ma'am, may I? Yes. Good evening, sir. सर मेरा पहला गुड इवनिंग। क्वेश्चन तो ये है कि इफ यू आर जस्ट इन फ्रेशर, मतलब आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मतलब आप पीएचडी में भी इनरोल नहीं हो, तो विल दिस इम्पैक्ट कि आपको मतलब मार्क्स थोड़ा ऐसे दें वो लोग, क्योंकि अभी तो आप फ्रेशर ही हो ना, पीएचडी में इनरोल हो, सिर्फ ग्रेजुएशन करके आए हो और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो सर टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद इस चीज का बहुत इम्पेक्ट पड़ता होगा, बट जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है इन चीजों का, उतना इम्पैक्ट एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एग्जाम दे रहा है वहां नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वहां इंटरव्यू में बैठते हैं, तो वहां जरूर पीएचडी के लिए स्पेसिफिकली आपको नंबर रहते हैं। बट एमपीपीएससी के इंटरव्यू में नो डाउट उसका इम्पैक्ट रहेगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेटेज रहेगा। बट यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं देखा है, क्योंकि मेरे साथ वाले जितने भी लोग हैं मोस्टली ऐसे हैं जो पीएचडी में एनरोल हैं या फिर एनरोल ही नहीं किए हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जो पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं। इवन अगर आप लिस्ट उठा के भी देखेंगे, अब 22 वाले रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं, वहां पर लिस्ट देखिए बहुत ही कम लोग हैं जिनके नाम के सामने डॉक्टर लगा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मोस्टली नॉन पीएचडी होल्डर हैं। मतलब अधिकांश लोग, आप 65 to 70% लोग ऐसे पाएंगे जिनकी पीएचडी या तो रनिंग है या फिर पीएचडी में एनरोल नहीं है। बहुत गिने चुने ही लोग ऐसे हैं जो पीएचडी होल्डर हैं। तो अभी एमपीपीएससी में तो मैं ये चीज नहीं उतना मतलब उतना मेरे को देखने में मिला है। पर अगर हो सकता है, अगर आप पीएचडी कहीं से एनरोल कर सकते हैं तो बेटर ऑप्शन इज आप एनरोल कर लीजिए। एटलीस्ट उनके पास क्वेश्चन रहेगा जानने के लिए आपसे कि हाँ चलो आप पीएचडी में एनरोल हो, आप सिंसियर हो, आप इसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, और उनके पास एक वे रहेगा, डायरेक्शन रहेगी आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। और अगर आप नहीं भी एनरोल्ड हैं तो कहीं से अगर वो पूछते हैं आपसे कि आप पीएचडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उनको एक डायरेक्शन आप खुद से दीजिए कि सर अभी मैं चूंकि पीएचडी एनरोल तो नहीं किया हूँ, बट मैं उस प्रयास में हूँ और मैं अभी सोच चुका हूँ कि मुझे किस डायरेक्शन में पीएचडी करनी है या फिर किस टॉपिक पे पीएचडी करनी है। तो थोड़ा उनको एक डायरेक्शन दे दीजिए, उनको लगना चाहिए कि आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको किस पीएचडी करनी है और किस टॉपिक पे करनी है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। या फिर एक डायरेक्शन ना हो तो आप बताइए कि सर मैंने 3-4 टॉपिक ऐसे सोच रखे हैं जिन पर मेरा इंटरेस्ट है एंड मैं उनमें से किसी पे पीएचडी करना चाहता हूँ। भले ही आपने पीएचडी एनरोल नहीं किया है, बट उनको एटलीस्ट वो इंटरेस्ट दिखाइए कि आप पीएचडी करना चाहते हैं और आप एनरोल करेंगे और हम इन विषय पर करना चाहते हैं। तो उन्हें लगेगा कि सामने जो पर्सन है, जो इंटरव्यू है, वो लाइक
इंटरेस्टेड है, वो पीएचडी करेगा आगे चल के, उसने काम भी कर रखा है, उसके लिए जो ग्राउंड वर्क है कि आपने लिटरेचर पढ़ रखा है, आपने ये सिलेक्ट कर रखा है कि हमें इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, तो एटलीस्ट ये तो आप करके जाइए। तो सर एक मतलब स्वीट एंड सिंपल आंसर ये भी दे सकते हैं ना कि सर अभी हमने इनरोल नहीं किया है, कुछ फर्दर आई ज्वाइन, मतलब मैं कर लूंगी इनरोल अगर फ्यूचर में आगे जाके, तो भी इतना कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा ना इस चीज का। अब देखिए दो चीजें हैं, एक चीज जैसे आपने बोली और एक चीज मैंने बोली कि अभी मैं एनरोल नहीं कर रही हूँ बट मैं फ्यूचर में जाके कर लूंगी। तो और दूसरा मैंने कैसे बोला था कि सर मैं अभी पीएचडी में एनरोल नहीं हूँ बट मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और मैंने कुछ जगह अप्लाई किया है और मैंने कुछ टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं, मैंने अपना इंटरेस्ट एरिया देख रखा है और मैं जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं पीएचडी के लिए एनरोल कर लूंगा या मैं पीएचडी के लिए एनरोल कर लूंगी। तो दोनों आंसर में बहुत डिफरेंस है, एक में ये है कि अभी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल पाई है बट मैं कीन इंटरेस्टेड हूँ, मैंने उसके लिए ग्राउंड वर्क भी कर रखा है, जैसे ही मौका मिलेगा मैं कर लूंगा। और आप बोल रहे हैं फ्यूचरिस्टिक के सर आज फ्यूचर में मैं कर लूंगी, तो ये डिटेक्ट करना, ये रिप्रेजेंट करना थोड़ा नेगेटिव जा सकता है कि हो सकता, पता है एक बहुत ही ड्रास्टिक डेटा है कि जितने लोग असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में आ जाते हैं जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, अपने अभी वाले टाइम में तो नहीं बट जब पहले जो बैचेस सिलेक्ट हुए उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनने कभी पीएचडी एनरोल की ही नहीं है। ये मुझे भी जान के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी भी हमारे टाइम पे तो अभी ये चीज नहीं है बट पहले ये चीज रही है कि अगर एक बार आप परमानेंट जॉब में आ गए तो आप पीएचडी के लिए एनरोल कर ही नहीं रहे हैं, जबकि उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं आपके करियर प्रोग्रेशन में। तो कोशिश कीजिए, वो चीज सामने वाले पैनल को भी वो चीज पसंद नहीं है कि आप उस फील्ड में और अच्छा ना करना चाहें, उनको एक पॉजिटिव इंप्रेशन दीजिए कि सर हम इंटरेस्टेड हैं, हम आगे चल के जैसे ही मौका मिलेगा हम उसमें काम कर लेंगे और हमने अपनी तरफ से जितना काम कर सकते थे अपने लेवल पर वो हमने करके रखा है। माय लास्ट क्वेश्चन वाज दैट सर कि अगर जैसे आपने बोला नए डेप से इंट्रोडक्शन शुरू होगा तो अपना सरनेम नहीं बोलना है ना उसमें कि मतलब माय नेम इज दिस दीपिका अवस्थी, तो मतलब उसको हाइड कर देना है, सिर्फ अपना नाम ही इंट्रोड्यूस करना है। आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है, जब बोर्ड आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, साफ लिख के दे रहा है कि आपको मिडिल नेम या सरनेम नहीं बताना है, लिखना भी नहीं है, तो हम अननेसेसरली उसको क्यों बताएं? फिर तो ये नेगेटिव विरोधाभास दिखा रहा है ना कि हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हम बोलने में अपना सरनेम बोल ही रहे हैं और हम सामने वाले को बायस कर रहे हैं कि हमारा सरनेम ये है, तो वो बायसेस देना सर ही क्यों है जब। सर डेप दोनों भेजे गए हैं, पुराने और नए, तो इसलिए थोड़ा मैसअप हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब वो बोलेंगे इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ, तो मतलब किस तरीके से रखना है अपनी बात को। क्योंकि मुझे देखो इस विषय में जानकारी नहीं है कि डेफ दोनों भेजे जा रहे हैं अभी, बट मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है जब आपको नया डेफ दिया गया है और नई डेफ में नहीं पूछा जा रहा है तो आप अपना फर्स्ट नेम बताइए कि सर मेरा नाम आकाश है और मैं इस जगह से आया हूँ, मैंने ये कर रखा है, मैं पहले इस जगह कार्य कर रहा था। बेसिक चीजें बताइए, मत बताइए अगर वो चीज नहीं एक्सपेक्ट की जा रही और आप नहीं चाहते हैं कि सामने कोई बायस बने सामने वाले के दिमाग में आपकी जाति को लेकर, आपके सरनेम को लेकर, क्योंकि वही मोटिव है उस चीज को हटाने के पीछे, जो सरनेम है मिडिल नेम है उसको हटाने के पीछे मोटिव यही है, तो आप उनमें फर्स्ट नेम बताइए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि सरनेम को लेकर, तो मेरा जो सिग्नेचर है वो मेरे सरनेम को क्लियरली जो है स्पेसिफाई करता है, तो उससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? सिग्नेचर क्योंकि अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमने पहले फॉर्म फिलिंग के टाइम कर रखा होगा वही रहेगा। एंड मुझे नहीं लगता कि सिग्नेचर में अगर आपका सरनेम दिखाई भी देता है, जैसे मेरा भी सिग्नेचर है उसमें भी सरनेम दिखाई देता है, तो बट वो तो जो है वो है, उसमें थोड़ी हम जानबूझ के शो कर रहे हैं। हमने अपना सिग्नेचर इसीलिए तो नहीं बनाया ना वैसा कि हमें अपना सरनेम शो करना हो। तो उन चीजों पे कुछ मुझे लगता है बहुत ज्यादा सोचने या फिर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने नेम में मत शो करिए, सिग्नेचर आप जैसा करते हैं वैसे ही करिए। ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या सब कुछ तैयार करके जाना जरूरी है जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात आती है? जैसे क्योंकि जब पेपर देने के बाद से मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है स्टडी में और लापरवाही मानता हूँ, तो क्या सब कुछ तैयार करके जाना जरूरी है या फिर कोई स्पेसिफिक यूनिट या फिर टॉपिक तैयार करके जा सकते हैं?
देखिए, सब कुछ तैयार तो सच में नहीं होता है। इवन जब हम जॉब में भी चले जाएँगे तो हमें उस विषय के बारे में सब कुछ नहीं पता होता है। मैं साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, बट मुझे अभी भी लगता है कि मुझे अपने विषय में कुछ भी बहुत ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी ही नहीं है अभी तक। तो सब कुछ तैयार तो इवन आने के बाद भी नहीं कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें आप लॉजिकली तैयार कर सकते हैं, विदिन टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, और जितनी चीज़ें बहुत बेसिक हैं आपके सब्जेक्ट में, वो तो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है ना, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम क्वालीफाई करके आ रहे हैं एंड अब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाएँगे। तो जब आप खुद उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो उसको पढ़ा कैसे सकते हैं? तो इतना कम ना पता हो कि आपके सब्जेक्ट के बारे में आपकी ये सामने वाले के दिमाग में छवि बने कि इनको सब्जेक्ट के विषय में ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है। आप जिस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं वो शायद अगर आप इंग्लिश विषय से होंगे तो इंग्लिश के लिए होगा। तो मुझे लगता है इतना पढ़ के जाइए जितना, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 महीने हैं तो 2 महीने में जितना अपने विषय में पढ़ सकते हैं वो पढ़ के जाइए, वो बेटर ऑप्शन है। और फिर सब कुछ कभी नहीं होता है, सब कुछ तो आप जिस दिन इंटरव्यू वाले दिन भी बैठेंगे, वो उस दिन हमेशा यही लगेगा कि यार और थोड़ा टाइम मिल जाता तो और अच्छा कर लेते। इवन आप अपने जब स्कूल के एग्जाम से, कॉलेज के एग्जाम से याद करिए, हर एग्जाम में यही लगता था कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो और अच्छा कर लेते या फिर और पढ़ सकते थे। तो जितना लॉजिकली विद इन टाइम फ्रेम में किया जा सकता है उतना करिए, और करके तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है और वहां पर चेयरमैन सर के अलावा जो 2 या 3 मेंबर बैठेंगे वो आपसे सब्जेक्ट का ही पूछेंगे। वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही होते हैं। किसी के बोर्ड में 2 रहेंगे, वो किसी के में 3 हो सकते हैं, बट वो 2 या 3 सदस्य चेयरमैन सर को छोड़ के वो आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही पूछेंगे। तो क्या सिलेबस को बेस मानकर चलें या फिर जो यूजीसी नेट के टाइम पर तैयारी की थी उसके बेस पर? इसमें क्योंकि बहुत स्पेसिफिक बोलना, मुझे नहीं लगता कि कुछ स्पेसिफिक बोला जा सकता है, बट कोशिश कीजिए कि एमपी में जो सिलेबस है, एमपी में जो आपके विषय का सिलेबस है जो यूजी और पीजी के लिए, ये शायद मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था कि आप एमपी हायर एजुकेशन की साइट पे जाइए, वहां पर एनईपी के नए पाठ्यक्रम पड़े हुए हैं। वो यूजी के भी पड़े हुए हैं, पीजी के भी पड़े हुए हैं। एटलीस्ट एक ग्लेंस उन सिलेबस पर दीजिए, क्योंकि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो सिलेबस ही पढ़ाना है बच्चों को। तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि क्या सिलेबस है। कई बार पूछ भी लेते हैं सर, अगर वो स्पेसिफिक सिलेबस नहीं पूछेंगे तो वो, जैसे मान लीजिए आपने कोई सिलेबस उठाया, वहां पे सिलेबस में नीचे रेफरेंस बुक्स पड़ी रहती हैं, तो आप रेफरेंस ही वो पूछ लेते हैं कि चलिए इंग्लिश के कुछ राइटर्स जो एमपी बेस्ड राइटर हैं या फिर इंडिया के जो राइटर्स हैं उनके नाम बताइए। तो अगर आप वो सिलेबस देखेंगे तो वहां आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से लॉजिकल अप्रोच ये है कि वो सिलेबस से चीजें देख के जाएं, यूजी की सिलेबस से, पीजी की सिलेबस से कुछ रेफरेंस बुक देख के जाएं जिनके आपको नाम पता हो। अगर वो आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से राइटर हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, इंडियन राइटर हैं, तो उनके आपको नाम पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर गुड इवनिंग सर। मैंने बीएड किया है, क्या सर मुझे बीएड मेंशन करना चाहिए अपने डेस्क में? मैम बिल्कुल करना चाहिए। बीएड मतलब बेस है स्कूल टीचिंग के लिए। स्कूल टीचिंग में आप बिना बीएड के नहीं जा सकते। तो बीएड मतलब बताना इसीलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग स्किल्स को दिखाता है। बीएड का जो बेस है वो यही है कि वो आपको टीचिंग स्किल्स के लिए तैयार करता है। तो मेरे हिसाब से वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देगा। आपको बीएड का बताना चाहिए। एंड आप तो बीएड की चीजों को थोड़ा सा पढ़ लीजिए और मुझे लगता है वो पॉजिटिव साइड जाएगा। तो 100% उस चीज को बताना चाहिए। सर बीएड का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो मैं कैसे पढ़ूं कि कवर हो जाए सर इंटरव्यू के हिसाब से? बहुत मेरे हिसाब से बहुत सिलेबस के पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बीएड के सिलेबस में भी आपको वही टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड पेडागोजी, यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा होगा तो वो बहुत जनरल क्वेश्चन करेगा। बट वो अगर आपके डेफ में रहेगा तो वो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन फॉर श्योर शो करेगा, क्योंकि जब वो पूछ रहे हैं कि कोई आप ऐसी जानकारी दीजिए जो आपके चयन में सहायक है, और इसको तो आप ऊपर ही डाल सकते हैं जहां पर आपसे एकेडमिक डिटेल्स पूछी गई हैं और अन्य का कॉलम दिया गया है, वहीं पे आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। तो आप सिलेबस के पीछे मत जाइए। उनका वहां पर बीएड से मतलब ये नहीं है कि वो आपसे सिलेबस का कुछ पूछें, वो आपसे इन जनरल चीजें पूछेंगे। और आप उसमें मेंशन करिए, अगर वो नहीं भी पूछ रहे हैं तो उनको मेंशन करिए कि सर बीएड के दौरान जब मैं बीएड कर रही थी मैंने ये चीजें सीखी हैं और मैंने टीचिंग स्किल सीखी हैं, या फिर जो भी चीजें आप बताना चाहती हो उनको अपनी बातों में ही मेंशन कीजिए। मुझे लगता है उसका और पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा।
और जितनी चीजें आप बीएड के सिलेबस की थोड़ी बहुत पढ़ सकती हैं, एटलीस्ट सब्जेक्ट के नाम पता होगा, उन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा देख जाइए। सब्जेक्ट के नाम तो जरूर देख के जाइए। कई बार ऐसा होता है कि वो यही पूछ लेते हैं कि पीजी के सब्जेक्ट्स बताइए, आपने पीजी में कौन कौन से आपकी बुक्स रहती है ना, कौन कौन से आपने बुक्स पढ़ी हुई है, कौन कौन से पेपर्स थे आपके पीजी में। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इतने ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, उनको अपने 2 साल के जो पेपर्स पढ़े होते हैं उनके नाम याद नहीं आते हैं। तो एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं होना चाहिए। आप बीएड के जो भी सिलेबस के जो पेपर्स रहे हों, आप उन पेपर्स को देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी उनकी डिटेल्स रख लीजिए, और जो थोड़ी बहुत कोई मान लीजिए कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है आपके बीएड के सिलेबस में, वो सब थोड़ा सा देख के जाइए। बट मेंशन जरूर करना है, मेरा ये सजेशन रहेगा कि मेंशन जरूर कीजिए। यस सर, थैंक यू सो मच सर। यस मैम, मे आई? ओके, मे आई मैम? हाँ यस, प्लीज आस्क क्वेश्चन। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर, जैसा कि आपने Good evening. बताया कि उस बोर्ड मेंबर्स में इंग्लिश के प्रोफेसर्स रहते हैं और उनके अलावा भी कोई रहते हैं। तो इंग्लिश का तो नेचुरली है कि वो इंग्लिश के ही क्वेश्चन पूछेंगे, और वो अदर्स किस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने आपसे किए थे या कर सकते हैं, या वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं या कम करते हैं? बेसिकली फोकस इंग्लिश के टीचर्स का रहता है या उनका रहता है इंटरव्यू में? जी। देखिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मोस्टली चेयरमैन को छोड़कर जितने मेंबर रहते हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रहेंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इंटरव्यू। और वो पैनल मोस्टली या तो 3 लोगों का होगा, जिसमें एक चेयरमैन, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, या फिर 4 लोगों का होगा। जैसे मेरा जो इंटरव्यू था उसमें 4 लोगों का पैनल था, एक चेयरमैन सर थे, श्री नरेंद्र कुमार कोष्टी सर चेयरमैन थे उसमें, और 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो चेयरमैन सर को छोड़ के जो अदर मेंबर्स हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही रहेंगे। तो अदर क्वेश्चन जो पूछने का स्कोप रहता है मोस्टली वो चेयरमैन सर ही पूछते हैं, और वहां से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है। तो अदर अदर में भी वो बहुत रैंडम पूछने के स्कोप कम रहता है। मेरा चूंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे तीनों इंटरव्यू में एनएसएस बहुत रहा था। 2 इंटरव्यू में तो इनफैक्ट स्टार्टिंग ही वहां से हुई। तो इस वाले इंटरव्यू में भी मेरे से स्टार्टिंग एनएसएस से की गई थी। अच्छा, एनएसएस में हो, क्या काम किए हो, एनएसएस के बारे में ये कौन है, आदर्श व्यक्ति कौन है, स्वामी विवेकानंद जी हैं तो उनके विषय में बताइए, ऐसे करके उन्होंने जनरल एक शुरुआत की थी। और स्पेसिफिक चूंकि उस वाले टाइम पर पुराना डेफ जाता था, एंड पुराने डेफ में डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती थी, एंड मेरा बर्थडे जस्ट कुछ दिन पहले ही बीता था, तो वो मेरे से स्पेसिफिकली पूछे, अच्छा आपका बर्थडे अभी निकला है, तो ऐसे शुरुआत हमने करी थी। तो मोस्टली वो डैश से ही रहती है, जनरल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाए। चेयरमैन सर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा इधर उधर की चीजें पूछ सकते हैं, बाकी इनके अलावा जो व्यक्ति हैं वो आपके सब्जेक्ट पे ही जाएंगे। और जो मैं इनोवेटिव क्वेश्चन बीच में जब प्रेजेंट कर रहा था तब मैंने बताया था, वो पॉल साइंस आईआर को जोड़ के और साइकोलॉजी को जोड़ के पूछा था, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं पूछा था। ओके, थैंक यू सर। मैम मैं पूछूं? यस प्लीज। सर मेरा ये इन बिटवीन क्वेश्चन आया था सर। जैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ, और सर एक्चुअली एक ये क्वेश्चन आता है, वो बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है ये, कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उसमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स पढ़ी हैं। तो उसकी सर रियलिटी ये है कि कंपटीशन की तैयारी में, मतलब जैसे मैंने पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी किया था, तो रेफरेंस बुक में का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि वो उतना मतलब काम नहीं कर पाती हैं। तो मैंने उस एक्सपीरियंस को यहाँ काम मतलब किया, रेफरेंस बुक तो बिल्कुल भी नहीं देखी, मैंने कंपटीशन के हिसाब से ही तैयारी की, तो उसमें मतलब परफॉर्मेंस भी ठीक रहा। तो सर ये कहना तो शायद अच्छा रहेगा कि नहीं सर मैंने रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ी हैं, या फिर इसको इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें ताकि वो बहुत ऐसा सुपरफिशियल भी ना लगे, और मतलब आप समझ पा रहे होंगे शायद मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। सर एक्चुअली समस्या ये है कि अगर हम चाहें कि एक रेफरेंस बुक पढ़ लें और उससे हमारा पूरा यूजी या पीजी का सिलेबस कवर हो जाए, तो ऐसा होता नहीं। बट मोस्टली ऐसा होता है कि हमने रेफरेंस बुक्स में से कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। तो ये तो बिल्कुल ही अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप वहां ये बोल दें कि सर हमने कोई भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी है, और वो पूरी हद तक सच है भी नहीं, क्योंकि आपने भले ही पूरी रेफरेंस बुक न पढ़ी हो कोई, बट आपने उसमें से कुछ ना कुछ सेक्शन पढ़ा होगा। तो एटलीस्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि सर मैंने कुछ कुछ रेफरेंस बुक पढ़ी है, वो भले ही 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनके नाम बताइए। बट ये बिल्कुल मत बोलिए कि हाँ सर हमने कोई भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो सच है भी नहीं। आपने कोई रेफरेंस बुक पूरी नहीं पढ़ी है ये सच है, आपने कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी है ये सच नहीं है। आपने हो सकता है उसमें से कुछ टॉपिक्स पढ़े हों,
तो आप मेंशन करिए कि सर मैंने ये रेफरेंस बुक पढ़ रखी हैं और उनके विषय में उनको बता दीजिए, क्योंकि ये तो वो भी जानते हैं ना कि कोई रेफरेंस बुक पढ़ने का फॉर यूजी और पीजी करने के लिए कोई रेलिवेंस है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है एमपी में, जो मुझे एक समस्या समझ आई कि टॉपिक्स बहुत सिंपल हैं, वो आपको हो सकता है एनसीईआरटी में मिल जाए, एनसीईआरटी जो रहती हैं अगर आर्ट्स की हम स्पेसिफिक बात करें, बट उनके बारे में डिटेल्ड किसी एक बुक में मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है, आपको जगह जगह से वो सोर्स से लेना पड़ेगा, कई बार नेट की मदद से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा वहां पे जो भी आपने बुक से थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो या फिर जो भी आपके साथ वाले लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि बहुत स्टैंडर्ड बुक कौन सी है इन पेपर्स के लिए, वो थोड़ा दिमाग के में रख के जाइए। अभी टाइम है, एक आध बुक के बारे में पढ़ भी लीजिए, अगर वो पूछेंगे कोई एक रेफरेंस बुक के बारे में बताइए तो एक तो आपके पास होनी चाहिए। जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। Okay, so I want to say that if you have any question related to hobbies, so you can also ask related to hobbies, your doubts and your questions. Okay, so please, मैम Adri, continue. सर एक क्वेश्चन मेरा भी है कि एमफिल जैसे अभी आउटडेटेड हो गया है, एमफिल को हम लोग कोई डिग्री मान ही नहीं रहे, और हमारा एमफिल है तो उसे मेंशन कर दें। देखिए आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में आंसर दिया कि एमफिल को अब डिग्री नहीं मानना है, बट ऐसा नहीं है कि एमफिल को कभी डिग्री मानते ही ना हो। एमफिल की अपने आप में एक रिकॉग्निशन थी, तो बिल्कुल आपको उसको मेंशन करना चाहिए। एंड उसका बेनिफिट भी है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप रिकॉग्निशन नहीं है एमफिल को उतना तो उसकी रेलिवेंसी नहीं है, जब अगर आपने पहले कर रखी हो तो आप उसको मेंशन कीजिए, और बिल्कुल अगर उसके विषय में पूछा जाता है आप उसके विषय में आंसर दीजिए, बट मेंशन करना है। जो भी आपने एकेडमिकली करना है, मैं सभी के लिए ये बोलना चाहता हूँ, चाहे वो कोई डिग्री हो, चाहे कोई डिप्लोमा हो, चाहे कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो, बिल्कुल उसको मेंशन करिए। और सबसे अच्छी चीज इंटरव्यू में यही रहती है कि आप सामने वाले को पहले से ही कुछ चीजें दे दे जिनसे वो क्वेश्चन पूछ सके। ये सबसे बेकार कंडीशन है जब आपके डेफ में ऐसा कुछ है नहीं जिससे पूछा जा सकता हो और फिर सामने वाला रैंडम क्वेश्चन करेगा, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। अच्छा ये है कि आपके डेफ से ही पूछा जाए, क्योंकि उस पर आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ के गए होते हो, तो वो बेटर कंडीशन है। तो जो भी कर रखा है आपने अकेडमिकली उसको जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सर। What kind of questions can be asked from the place I belong to, और क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट हूँ एमपी से बाहर का, तो एनीथिंग पर्टिकुलरली दैट यू वुड सजेस्ट मी टू प्रिपेयर फॉर? आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे लास्ट सेशन में भी आया था, एंड आई मेंशन कि जरूरी नहीं है कि आप एमपी से ही हैं तो ही आपको उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। उस क्वेश्चन को पूछने का लॉजिक ये है कि आप जिस जगह पर रहे हैं, आपने जिस जगह पर अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टाइम दिया है, उस जगह के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अगर आप एमपी से बाहर के भी हैं तो जो भी बेसिक चीजें हैं, जो चीजें फेमस हैं वहाँ के बारे में, एजुकेशनली वो एरिया कैसा है, ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान के जाएं। अगर किसी चीज के लिए वो प्रसिद्ध है, किसी चीज का जीआई टैग है, कोई चीज वहाँ फेमस है, तो वो सारी थोड़ी सी डिटेल्स देखें। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा अगर पूछा भी जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का आंसर दे पाए, बट जिस चीज के लिए आपकी जगह फेमस है और एजुकेशनली उसका क्या स्टेटस है, कौन से इंस्टीट्यूट अगर कुछ है वहां पे तो फेमस है, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एजुकेशनल बैकग्राउंड में ही आ रहे हैं, आप अकेडमिक्स में आ रहे हैं, आप जिस इंस्टीट्यूट से वहां से पढ़े हैं उसके बारे में जान के जाइए थोड़ा सा। मतलब do they ask question like this, मतलब कि आप बाहर से हो, आप यहाँ पे कैसे अडॉप्ट करोगे, या फिर यहाँ के स्टूडेंट को आप कैसे हैंडल करोगे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डू दे आस्क? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मान लीजिए आप इतने भी कल्चरली डिफरेंट एरिया से नहीं होंगे, मान लीजिए कोई तमिलनाडु से व्यक्ति तमिल स्पीकिंग यहाँ आएगा तो उसके लिए हो सकता है वो ये क्वेश्चन रेलिवेंट हो, बट हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से जो हिंदी समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है। और अभी तक मैंने सुना नहीं है कि आउट ऑफ द स्टेट जो भी लोग हैं उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया हो। एंड मोस्टली अभी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में अगर आप लिस्ट भी उठा के देखें तो कुछ ना कुछ कैंडिडेट हैं जो बाहर के स्टेट से सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये अभी तक मैंने नहीं सुना कि ऐसा कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो। बहुत ही कल्चरल डिफरेंट हो तो एक बार कोई क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए आप सदर्न किसी स्टेट से हो, क्योंकि वहां पर ऑब्वियस है कि एक लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, उनको समझने में रहेगा, स्टूडेंट्स को उनसे कनेक्ट करने में रहेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा रेलिवेंट होता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना है। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो, am I audible? हेलो, यस यस।
यस। सर एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने बीबीए, एमबीए एंड बीएड किया हुआ है। तो अब क्या है, मैं अपनी फील्ड चेंज करने का सोच रही हूँ। मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर में करना चाहती हूँ, बट अभी बीएड करे हुए 5 इयर्स हो चुके हैं। तो उसके बाद में एमए इंग्लिश लिटरेचर के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का सोचूंगी। तो सर क्या ये मेरा जो फील्ड चेंज हो रहा है, या ये कोई इम्पैक्ट डालेगा, या ये 5 इयर्स का ये जो गैप हुआ उस बीच में मेरी शादी एंड बेबी, मैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी थी, तो ये क्या कुछ इम्पैक्ट डालेगा फ्यूचर में? एंड जो मैं अपना सीवी बनाऊंगी इन फ्यूचर, तो मैं ये सब इन्वॉल्व करूंगी क्या उसमें, बीबीए, एमबीए एंड बीएड, अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर के बेसिस पे जाती हूँ तो? मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ों को बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं मेंशन करोगे तो ज़्यादा नेगेटिव वो चीज़ शो करेगी कि इतने ईयर्स फिर आपने किया क्या था। तो ऑब्वियसली जी। उसको मेंशन करिए। और जिस तरीके से मैंने 1-2 क्वेश्चन में ये चीज़ और बोली थी कि जिस तरीके से आप मेरे को बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि सर बीच में ऐसा हुआ, मेरे पर्सनल लाइफ के कुछ फेज़ थे, मैरिज हो गई, देन बेबी हुआ, वो वहाँ पे मेंशन करिए, क्योंकि वो सामने जो बैठा है वो भी तो इंसान है ना। उन्हें भी समझ आ रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा था, उसकी वजह से ये गैप रहा है। एंड वो बहुत जस्टिफाइड रीजन है, सिर्फ आपके जी। लिए नहीं, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द विमेंस, ये बहुत जस्टिफाइड रीजन है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस हुए, उसकी वजह से वो कोई चीज कंटिन्यू नहीं कर पाई है। तो आप सर जो ऑब्वियसली उन चीजों को फील्ड मेंशन करिए। सर जो फील्ड चेंज हो रही है उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता है? नेगेटिव नहीं है, बट आपको उसको जस्टिफाई करने का प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये रीजन जाएगा। आपने जब मेरे को ही ये चीज बताई तो मेरे मन में भी एक ऑब्वियस सा सवाल आया, जब आपने बीबीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो फिर आप एमए करके जो कि आप स्टार्ट करेंगी, देन वो उसमें मास्टर्स करेंगी, देन फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए बैठेंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि आप बता पाएं कि सर मैं इसीलिए इस फील्ड में आना चाहती हूँ, मैं इसीलिए एमए इंग्लिश से करी हूँ, देन फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करूंगी। तो उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए आपका प्रॉपर रीजन होना चाहिए। बाकी गलत ओके कुछ सर। भी नहीं है। गलत आप किसी भी फील्ड से कहीं भी आ सकते हैं। अभी कुछ देर पहले कोई पर्सन थे जो बीटेक करके फिर एमए इंग्लिश में आ रहे थे। तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन रहता ही है हमेशा, मेरे जवाब में सवाल, मतलब मेरे जहन में भी आएगा, सामने जो लोग सुन रहे हैं उनके जहन में भी आएगा कि कोई व्यक्ति बीटेक करके इंग्लिश में क्यों आना चाह रहा है। तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, आपको उसको जस्टिफाई करने का रीजन होना चाहिए। एंड सर वन मोर थिंग कि हॉबीज एक या 2 हॉबीज डाल सकते हैं, या कितनी होनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट मेकिंग, ये मेरी एक हॉबी है एंड मैं एक ब्रांड भी रन करती हूँ, तो सर ये मेंशन कर सकती हूँ क्या, या मतलब एक ही बिल्कुल। डालूं तो काफी है, या और भी डालना पड़ेगा? बिल्कुल आप सिंगल हॉबी डालिए, क्योंकि एक कहावत होती है ना कि उतना ही रायता रायता फैलाइए जितना आप समेट सकें। तो जी। बहुत भरना भी नहीं है डेस्क कि आप इतनी सारी चीजें भर दें, उनके बारे में आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम सजा के बहुत चीजें लिख देते हैं, बट अगर हम उनके विषय में पढ़ के नहीं जा रहे हैं और बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव एक इंप्रेशन शो करता है। तो बहुत सफिशियंट है 2 डालें, 2 से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही आपकी बढ़ चढ़ के कोई हॉबीज हैं 2 से ज्यादा, तो एट मैक्स 3। बट मेरी सजेशन है 1 या 2, एट मैक्स 2 हॉबीज डालिए, उन पे अच्छे से पढ़ के जाइए, उनको अच्छे से डिफाइन करिए। एंड इट्स अ वेल एंड गुड होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी मल्टीपल हॉबीज हो, आपकी 1 या 2 हॉबीज ही हो सकती हैं जिनको आप एक्टिवली परस्यू कर पा रहे हैं। मैं जब डिफरेंस बता रहा था कि इंटरेस्ट और हॉबीज में डिफरेंस क्या है, हॉबीज वो चीज है जो आप बिजिएस्ट शेड्यूल में भी आप उनके लिए समय निकालते हैं, वो करते हैं आप। तो उतना सफिशियंट है आई थिंक, 1 या 2 हॉबीज। ओके सर, थैंक यू। ओके सो सर ने जो पॉइंट्स मेंशन करे स्पेशली इंटरेस्ट और हॉबी वाला, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है जो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो डेफ था उसमें हमने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया। हमें लगा था कि शायद हॉबीज़ पूछी गई है, तो 1 या 2 हॉबीज़ हमने लिखे थे, पर हम इंटरेस्ट को अलग से वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। एंड मैंने सर इनको सजेस्ट भी किया था कि आप एक डायरी बनाओ जिसमें सारे पॉइंट्स को आप लिखो, ताकि एक्चुअली आपको भी पता हो कि आप किस वाले पॉइंट पे आपका वो पॉइंट कमजोर है। क्योंकि जब पॉइंट आता है, जैसे आप यहाँ पर अपनी हॉबीज को सिलेक्ट करो, अभी आप नहीं करोगे तो कब करोगे, एंड फिर उन हॉबीज पे बात करो कि आपको उसमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। क्योंकि वहां जाकर अगर आप सोच रहे हो कि 4 दिन पहले आप हॉबी सिलेक्ट करके चले जाओगे, तो उसमें प्रिपरेशन के लिए भी टाइम चाहिए होगा। इसके अलावा एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो सर से हमने 1 घंटे का टाइम लिया था, बट
सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो बहुत ही ज़रूरी थी और नए डेफ में मुझे लगता है कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है अपने आप को प्रेज़ेंट करने का। पुराना वाला डेफ बहुत लिमिटेड था, ये वाला डेफ बहुत डिटेल्ड है और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम अपने आप के बारे में बता सकते हैं कि आपने अगर कुछ ऐसा काम भी किया है जो कि ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल, जैसे कंटेंट राइटिंग होती है। आजकल लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं जिसको आप लिख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। और अगर आपके पास अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक डिस्कस ना किए गए हैं तो 1-2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन मैं है। एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जी सर। शायद एक चीज मिसकम्युनिकेट हुई है। हॉबीज और जो रुचि और अभिरुचि में मैं डिफरेंस बता रहा था, इंटरेस्ट एंड हॉबीज में, वो सिर्फ डिफरेंस समझाने के लिए था। मैं ये बताना चाह रहा था कि बोर्ड ने रुचि और अभिरुचि को एक ही माना है, उसको उसके लिए वर्ड हॉबीज ही यूज किया है। तो हमें इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें हॉबीज एक या दो ही बतानी है। आई थिंक ये थोड़ा मिसकम्युनिकेट हुआ है। एंड वो सिर्फ डिफरेंस के लिए था। जैसे कई सारे लोग होते हैं वो कोई चीज लिख देते हैं, मान लीजिए मैंने ही बैडमिंटन लिख दिया हॉबीज में, एंड मैं वहां पे जब मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने बैडमिंटन कब खेला, तो मैंने ये जवाब दिया कि सर अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं प्रिपरेशन में बिजी हूँ और मैं 3-4 महीने से नहीं खेला हूँ। तो ये शो करता है कि सिर्फ वो आपका इंटरेस्ट है, ना कि वो आपकी हॉबी है। क्योंकि हॉबी के लिए आप समय निकालते हो, इवन इन द बिजिएस्ट शेड्यूल आप उसके लिए समय निकालते हो, क्योंकि वो चीज आपको रिलैक्स फील कराती है, वो चीज आपको और एक्टिव करती है। तो इसीलिए जो भी चीज आप वहां पर लिख रहे हैं हॉबीज में, उसके लिए कभी ये ना बोले कि सर हमें इसके लिए टाइम नहीं मिला। तो इसीलिए वो डिफरेंस समझाने का मतलब था। आई थिंक ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हुआ है। तो बाकी ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। रुचि का मतलब इंटरेस्ट होता है, अभिरुचि का मतलब हॉबीज है। बट बोर्ड ने दोनों के लिए इंग्लिश एक ही वर्ड यूज किया है, हॉबीज। रुचि/अभिरुचि, उसके लिए हॉबीज वर्ड यूज किया है। सर जिनकी पीएचडी रनिंग है उनको कहाँ मेंशन करना है? फॉर्म में जो कहीं नहीं दिया गया है और पेपर वगैरह कुछ नहीं पूछे। यस सर। आप पीएचडी में ही ब्रैकेट में रनिंग लिख दीजिए, या फिर आपसे पूछा ज्यादा क्लियर ऑप्शन है, जब आप लिख रहे हैं वहां पे पीएचडी तो उसमें रनिंग लिख दीजिए कि सर कंटिन्यूशन में। क्योंकि अन्य में है, आप देखिए तो सबके लिए अलग अलग कॉलम दिए गए हैं जिसमें डेट के ईयर के साथ आपको मेंशन करना है कितनी प्रतिशत मिली है, क्या हुआ है। बट पीएचडी के लिए अलग से कॉलम नहीं है। तो अच्छा ऑप्शन है, आप जब लिख ही रहे हैं उस चीज को तो उसको ब्रैकेट में रनिंग लिख दीजिए, अन्य में डाल सामने वाले को क्लियर रहेगा कि पीएचडी चल रहे हैं। हाँ, अन्य में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पीएचडी के लिए अलग से ब्रैकेट नहीं दिया गया जी। और जो अपना पॉइंट दिए हैं वो बिंदु है 5, 6, 7, उसमें कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो हम लिख सकते हैं जो हमने कुछ भी स्कूल में काम किया हो। अच्छी बात ये है कि डैश में अभी तक कभी सर्टिफिकेट मांगे ही नहीं जाते हैं, चाहे ये इंटरव्यू हो, चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू, चाहे किसी भी इंटरव्यू में हो। मोस्टली जब हम गवर्नमेंट सेक्टर के इंटरव्यूज में बैठते हैं तो वहां पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती है कि जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है। बट जरूरी है कि वही चीजें लिखें जो नैतिक तौर पर आपने की हो। जैसे मान लीजिए मैंने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और मैं उसका बोल रहा हूँ कि सर मैंने निःशुल्क रूप से, और वहां मैंने निःशुल्क पढ़ाया, मान लीजिए मैंने कहीं फीस नहीं ली है, बट मैंने वो लेक्चर जाके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लिया था जिसके लिए मैंने कोई भी फीस नहीं ली। तो मैं उसके लिए ये बोल सकता हूँ कि सर मैंने कुछ लोगों को मार्गदर्शन किया। अब जरूरी नहीं है मैं उस कोचिंग का वहां पर मेंशन करूं, क्योंकि मैंने वहां से पैसे तो लिए नहीं है और मैंने पढ़ाया भी है। तो नैतिक रूप से भी वो गलत नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाया है कहीं ना कहीं। बट फॉर अ इंटरव्यू एक अच्छा इंप्रेशन जाए, हम ये बोल देंगे कि सर हमने एक जगह पर बच्चों को एक फ्री में मार्गदर्शन किया था। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज की है। जस्ट मैं उसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में, एक अच्छे तरीके से, एक होता है ना गिफ्ट को अच्छे तरीके से गिफ्ट रैप करके हम उनको पेश कर रहे हैं क्योंकि वो गिफ्ट है ना। तो बस जो भी आपको बताना है उसको वो एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। यस सर। हाँ, और जो आपने कर रखा हो वही बताना है। ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज बिल्कुल ही ना की हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर हम कुछ झूठ बोलते हैं और कुछ ऐसी चीज बताते हैं जो शायद हमने नहीं की है, वो कहीं ना कहीं हमें ही एक नेगेटिव फील कराता है जब हम वो चीज सामने वाले को बता रहे होते हैं। तो वैसी चीज नहीं करना है क्योंकि वो नैतिक रूप से भी सही नहीं है, मोरली भी सही नहीं है। तो आपने भले ही वो किसी और फॉर्म में की हो, आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको रिफाइन करके एक अच्छे फॉर्म में उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। बट गलत मत बोलिए, झूठ मत बोलिए वहां पे। और एक क्वेश्चन और था, जो सब्जेक्ट लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे 3 या 4, 5 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में मैं साइंस ग्रुप से थी, साइंस ग्रुप लिखना उचित रहेगा फिर तीनों सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा?
आई थिंक वहां पर साइंस ग्रुप लिखना सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि साइंस ग्रुप में हो सकता है किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके साथ कंप्यूटर साइंस ओके पढ़ लिया, और ये भी ऑप्शन रहता था बीएससी में। यस तो स्पेसिफिकली 3 जो मेजर सब्जेक्ट है वो मेंशन करिए, फाउंडेशनल वगैरह में जो भी पढ़ा उसके लिए उतना जरूरी नहीं है, आप उनके लिए ओके डायरेक्टली फाउंडेशनल कोर्स या कुछ डाल दीजिए, और वो नहीं भी डालेंगे तो उससे इम्पैक्ट नहीं है, आप आपके जो तीनों मेजर सब्जेक्ट है वो लिखिए। थैंक यू वेरी मच सर। 10th तक के में आप लिख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट जो भी लिखना चाहते हो, बट वहां पे भी अगर मेंशन कर पा रहे हो तो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो वहां 10th के लेवल पे आप लिख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स, बट 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मेंशन कीजिए। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, तो सर जिस यूनिवर्सिटी से मैं रिसर्च कर रही हूँ सर, वहाँ के बारे में भी मुझे नॉलेज रखना पड़ेगा। लाइक मैं छतरपुर यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, महाराजा छत्रसाल से, तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे नॉलेज रखना पड़ेगा ओवरऑल। आई थिंक फॉर अ पर्सन भी ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कि आप जिस जगह पर भी हैं, मान लीजिए मैं अभी रीवा में रह रहा हूँ, तो मुझे रीवा के बारे में थोड़ी चीजें पता होना चाहिए क्योंकि मैं रीवा में रह रहा हूँ। क्योंकि मेरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ताला है, तो मुझे ताला मैयर में पड़ता है, तो मुझे वो उस मैयर के बारे में पता होना चाहिए। इजंट इट राइट कि मुझे जिस सर जगह मैं काम कर रहा हूँ सॉरी मुझे टू उसके बारे इंटरप्ट में सर। एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए। जी यस सर। सर मेरा नेटिव प्लेस जिस जगह पे मैं रह रही हूँ वो चेंज है, बट जहाँ से मैं पीएचडी कर रही हूँ वो अलग है, तो मैं उसके बारे में तो पूछ रही थी। तो आप जिस जगह से पीएचडी कर रही हैं वो आपकी प्रोफाइल का एक पार्ट है। आपकी पीएचडी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हुई है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, तो आपको उसके विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी पीएचडी शो ओके सर, करता है कि थैंक यू। आपने यहाँ से की है। तो एटलीस्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, छत्र मान लीजिए नाम से ही पूछ लिया कि महाराज छत्रसाल कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बताइए, यूनिवर्सिटी अभी इसके वीसी कौन है, या फिर कब एस्टेब्लिश हुई, क्योंकि आई थिंक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है वो नई है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप उसके बारे में जान लीजिए, वो एक थोड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन शो करता है। नहीं तो अगर हम जिस जगह से पढ़ रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं वहां के बारे में हमें यही नहीं पता कि वहां के वीसी कौन है, तो वो थोड़ा नेगेटिव साउंड करता है। तो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नॉट यस बहुत सर। ज्यादा, नाम के बारे में, कौन वीसी है, कौन क्या है वहां पर, कब एस्टेब्लिश हुई है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। Okay, sir. My second question is, sir, I am a guest faculty. So, regarding guest faculty, which type of question they can be asked, sir? Guest सिंपल, जो भी faculty. आप एज अ गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उनका क्वेश्चन रहेगा। और ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि आप ऑलरेडी टीचिंग में हैं, आप ऑलरेडी वो सारे काम कर रही हैं जो आपको अभी ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद करना है। तो आप वो चीज ऑब्वियसली आपसे पूछी जाएंगी कि आप कौन कौन से काम कर रहे हैं और आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। सब्जेक्ट Okay, स्पेसिफिक sir. पूछे जा सकती हैं क्योंकि आप वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन और था लास्ट। मेरा भी सर यूजी में बीसीए रहा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड एमए मेरा इंग्लिश लिटरेचर से है। सो सर वो बीसीए के साथ आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन रिलेट हो सकता है क्या, क्योंकि एट प्रेजेंट कंप्यूटर का बहुत ज्यादा चल रहा है इसमें एजुकेशन में, तो सर किस टाइप से क्वेश्चन चांसेस रिलेट हो सकता है? चांसेस हैं, क्योंकि देखिए आपने वो चीज कर रखी है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत चांसेस है वो पूरा ही इंटरव्यू आपका बीसीए पे चले जाए, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी के लिए बैठ रहे हैं, तो वहां पर मोस्टली आपका उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, बट एक आध क्वेश्चन उस पर जाने का संभावित है। तो हो सकता है वो अपनी आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से कैसे भी कनेक्ट करके उसको पूछ लें, तो वो एक संभावना रहती है। बट बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उस पर आपको ऐसा हो कि बीसीए के लिए ही पढ़ना है। पूछी जाएगी तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी या किसी तरीके से कनेक्ट करके आपसे पूछी जाएगी। तो बहुत ज्यादा उसके लिए मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा जितना टाइम दे सकती हैं थोड़ा बहुत उसके विषय में पढ़ के जाइए, जो बेसिक चीज है वो आप जान के जाइए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर जैसे ग्रेजुएशन काफी पुराना हुआ है और इंजीनियरिंग किया है उसमें, और अभी जैसे एमए इंग्लिश लिटरेचर किया है, तो आपने कहा कि उसका जो ट्रांजिशन है या उसको जस्टिफाइबल आपका आंसर होना चाहिए। तो सर मेरा जो नेचुरल आंसर है वो ये कि मुझे उस टाइम इंजीनियरिंग ठीक लगा था तो मैंने वो कर लिया था, और अभी इंग्लिश लिटरेचर मेरी रुचि है, मुझे लग रहा है मुझे अपने फ्यूचर के साथ इसमें आगे बढ़ना है, तो मैंने ये कर लिया है।
और इसमें मतलब एक जस्टिफाइबल भी है कि ठीक है एग्जाम जो आप ले रहे हैं उसमें मैंने क्वालिफाई किया है। तो इसके क्या एक मतलब एक जो संतुलित वर्ड्स होनी चाहिए, तो उनको ऐसा ना लगे कि या क्या भाषा शैली होनी चाहिए आंसर देने की? जैसे आपने मेंशन किया कि सर उस समय जो सही लगा उसको आप ऐसे बताइए कि सर उस समय चूंकि जितनी मुझे जानकारी थी और जितने मेरे परिवारजनों या जहां से भी मैं जानकारी इकट्ठी कर सकता था, वहां से मुझे बताया गया कि ये एक अच्छा उभरता हुआ स्कोप है, तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो उस समय बहुत जानकारी थी नहीं, सभी लोग कर रहे थे, तो मैंने भी बीटेक के लिए एडमिशन ले लिया। देन फिर बीटेक करने के बाद मुझे लगा, या फिर बीटेक के दौरान मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में है, मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की। तो मेरा इंटरेस्ट, चूंकि ये आपने दोनों चीजें मेंशन करी हैं, बट आपने कहा दूसरे तरीके से एंड मैं दूसरे तरीके से वही चीज कह रहा हूँ। तो मुझे जब मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में आया, तो फिर मैं सोचा कि इंग्लिश में ही मैं आगे अपना करियर स्टार्ट करता हूँ। इसीलिए सर मैं इस एग्जाम के लिए बैठा और आपके समक्ष इंटरव्यू के लिए हूँ। बस सेम वही चीजें हैं, मैंने कोई चीज ऐसी नहीं बोली जो आपने नहीं बोली हो या फिर मैंने अपने मन से बना के बोली हो। वही चीजें थी, बस रिफ्रेम अच्छे से कर लिया कि उस समय सीमित जानकारी थी और मुझे लगा कि बीटेक एक अच्छा ऑप्शन है। सभी लोगों द्वारा मुझे सर बोला गया कि आप बीटेक कर लीजिए, तो उस समय मैंने बीटेक कर लिया। पर जब बीटेक कर रहा था तब मुझे समझ आया कि मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर में है, इसीलिए मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे और भी इंटरेस्ट आया, इसीलिए मैंने उसमें मास्टर की और आज उसी वजह से आज सर आपके समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ हूं। बस सिंपल आंसर है, सेम बस सर वही 5 चीजें जो आपने सेकंड बोली। जी, थैंक यू सर, 5 सेकंड लूँगा सर। एक्चुअली ये है इन बिटवीन, जैसे कहेंगे कि आपको जैसे ग्रेजुएशन और इंटरेस्ट में आपने लगभग 10-12 साल लगा दिए। तो इन बिटवीन सर मैंने डिफेंस सर्विसेज के ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स क्वालिफाई किए और उसके बाद में यानी सीआईएसएफ एग्जाम, दिल्ली पुलिस, एसएससी एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई किए, पर अल्टीमेटली हो नहीं पाया मतलब उनमें। तो इनको मेंशन करना और डाइग्रेशन तो नहीं दिखाएगा कहीं कि मतलब आप ट्राई करते जा रहे थे, जो मिल गया वो कर रहे हो, मतलब वो इनका मेंशन करना सही रहेगा या नहीं? देखिए, इनको अननेसेसरली आप मेंशन मत कीजिए। अगर उनमें अंतिम रूप से आपने चयनित होकर और सेवाएं नहीं दी हैं, तो फिर उनको मेंशन करने का बहुत लॉजिक नहीं है। क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि आपने ऐसा कुछ किया, आपने ये एग्जाम्स को अपीयर किए थे, तो अननेसेसरली अपने इंटरव्यू को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन ये है कि वो आपकी सब्जेक्ट के विषय में आपकी रुचि जान ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके सब्जेक्ट में आपकी कितनी कैपेबिलिटीज है वो जान ही नहीं पा रहे हैं। वो इसी डिफेंस और इन सब चीजों में अगर डाइवर्ट हो गए, तो आपके पास कम मौका बच रहा है कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में उन्हें बता पाएं कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए चयन किया जा रहा है आपका, उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। तो जानबूझ के उल्टी डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं करना है। खुद से इसको मेंशन करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं कीजिए, मेरी तो ये सजेशन रहेगी। अगर किसी तरीके से वो आता है और आपके आपके मुंह से वो निकलता है तो ठीक है, वरना उसको मेंशन मत कीजिए मेरे हिसाब से। क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट पे ही आपका इंटरव्यू जाए और उसी के बेसिस पर आपका चयन मतलब निर्धारित किया जाए, वो बेटर ऑप्शन रहता है। जी, थैंक यू सर। सर इंटरव्यू में एमपीजी के और जो करंट अफेयर्स है उनसे कितना क्या क्वेश्चन मतलब वेटेज कितना रहता है? देखिए, इंटरव्यू बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, तो ये बोल देना इतना वेटेज रहेगा, आई थिंक वो लॉजिकल भी नहीं है एंड रैशनल नहीं है। संभावना रहती है कि पूछा जाए आपसे कुछ, मान लीजिए बहुत ही ज्यादा चल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम था वो लोकसभा में गया एंड वो पास नहीं हो पाया, तो वो एक बहुत मेजर इवेंट था जो हुआ है। या फिर मान लीजिए किसी पार्टी के कुछ एमपीज थे, राज्यसभा एमपीज, वो स्विच होके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बहुत लाइमलाइट में, या फिर एमपी में कुछ स्पेसिफिक हुआ, आपके जिले में कुछ स्पेसिफिक हुआ है, वो थोड़ी बहुत घटनाएं अपने दिमाग में रखिए। और वो भी ऐसा नहीं है उसके लिए इंटेंशनली आपको कुछ करना है। ये जो मैंने दोनों न्यूज बोली, इनके लिए आपने अलग से पढ़ाई की क्या? नहीं की, ये आपने सुनी ही होगी पर कहीं ना कहीं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा जनरल है, जो आप सुन रहे हैं कैसे भी ना कैसे, उसके लिए आपने अलग से कुछ नहीं किया है। वो इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा दिमाग में रखिए अलग से। बहुत आई थिंक सो इस वाले इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के में उतनी नीड नहीं रहती है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो मुझे लगता है 90% लोगों के साथ सेम केस है जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट लिया था फिर पीजी में चेंज कर लिया। तो सबके लिए सेम रूल रहता है कि आप अपना आंसर ऐसा बनाओ कि वो सामने वाला सेटिस्फाइड हो कि हाँ आपने चेंज किया है, तो ये आपका एक लॉजिकल डिसीजन है, आपने बस किसी के इन्फ्लुएंस में आके या रैंडमली डिसीजन नहीं ले लिया है। और सबके आंसर
यूनिक होंगे, सबके सब्जेक्टिव होंगे, एक जैसे आंसर नहीं हो सकते। तो मेरे हिसाब से तो आप अपना खुद का एक वैलिड आंसर ढूंढो इस क्वेश्चन का। और क्योंकि अब वो देखते हैं कि सब ऐसा करते हैं, तो शायद ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है आज के टाइम में कि हर इंसान चेंज करता है। और अब तो एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है उसने हमें खुद से ही ये ऑप्शन दिया है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ गवर्नमेंट ग्रेजुएशन बोलने में वाली पढ़ थी, सकते अब हैं। एनईपी खुद ही बोल रहा है कि आप ऐसा करो, जी मैम। कॉमर्स वाले साइंस पढ़ो, साइंस वाले आर्ट्स हाँ पढ़ो, अब हाँ, तो एनईपी। वो खुद प्रमोट कर रहे हैं कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज में जाओ, आप एक साथ कई चीज़ों में एक्सप्लोर करो। तो शायद वो इस चीज़ को उतना ना फोकस करें। हाँ, बट अगर उनका डिसीजन आपको उन्हें ऐसा लगे देख के कि आप स्विच करते जा रहे हो, आप एक जगह टिक ही नहीं रहे हो, तो ये आपका इनडिसाइसिवनेस दिखाती है कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो अपने करियर में। तो वो वाला चीज़ हमें वहाँ पे मेंशन नहीं करना है कि बहुत सारे एग्जाम, जैसे सर ने भी बताया, तो ये चीज़ आपके आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी इम्प्रूवमेंट। बाकी हॉबीज से रिलेटेड ये है कि आप अपना हॉबीज को डिसाइड कर लो। जो भी आप सर ने डेफ का बताया सारी इन्फॉर्मेशन को आप अभी से सोच के एक जगह लिख के रख लो एक डायरी में, ताकि आप उसको जब पढ़ो तो आपको समझ में आए कि हाँ, इसको मुझे इस तरह से प्रिपेयर करना है और ऐसे मुझे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मुझे लगता है सबके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच आकाश सर, आपने अपना पूरा टाइम दिया एंड बहुत ही पेशेंटली सबके क्वेश्चन से डील किया। एंड सर सर बहुत बिजी थे, सर ने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, तो इसके लिए मैं सर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैंने 10-15 दिन पहले सर से बोल रखा था कि सर मुझे टाइम चाहिए आपका, हमें सेशन फिर से रखना है। तो सर ने मेरे लिए टाइम निकाला, जिसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए, और आप सभी ने ज्वाइन किया। एंड आई ऑल्सो वांट टू शेयर वन थिंग कि टुडे वी हैव हाईएस्ट मेंबर इन द सेशन। अभी तक का हमारा 4 महीने का जो भी सेशन है, तो आज हमारे पास हाईएस्ट मेंबर थे। तो डेफिनेटली सर है, तो सर के लिए आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। लास्ट सेशन हमारा बहुत अच्छा हुआ था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड एंड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स मैम। ओके, Thank you, man. Thank you, everyone. It's थैंक always यू, a थैंक्स pleasure अ to लॉट। connect with you all. एंड मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से जिस भी लक्ष्य को लेकर हम कनेक्ट हुए हैं, तो उसमें अच्छा करें। एंड आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। इसके अलावा भी अगर आपको मेरी नीड है, तो आप मैम के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो मैम के माध्यम से या फिर मैम से आप नंबर लेके अगर मेरे से भी कनेक्ट होना चाहें तो मेरे जी से भी सर, पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको ग्रुप में तो ऐड कर दूंगी। मैं सर को ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है, तो आप सर से भी डाउट्स पूछ सकते हैं बिल्कुल, अपने जो भी हैं। एंड सर का जो फीडबैक फॉर्म है, प्लीज आप उसको भरिएगा, जितने भी लोगों ने आज सेशन ज्वाइन किया है। हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू इसके एवरीवन। लिए मतलब सच में इसके लिए थैंक यू सर, क्योंकि आपने बड़ी चीज़ों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लेना सीखा है। मतलब ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हर एक कैंडिडेट को, उसके आंसर को फ्रेम करने में, उसकी थॉट प्रोसेस को अलाइन करने में, करेक्ट करने में। थैंक यू। ये मतलब ये इसके लिए कि आपका कांटेक्ट भी रहेगा, तो वो हम लोग कभी भी कर पाएंगे उस चीज़ को। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आप सबकी जर्नी का एक पार्ट बन पा रहा हूँ। एंड मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम जिस चीज़ के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे आए हैं, हम बिल्कुल उन पलों के साक्षी हों। मैं अभी भी याद कर पाता हूँ वो रिजल्ट्स, जब लिस्ट में नाम आता है और वो क्या खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी उन पलों के साक्षी बने। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सौम्या मैम। आई थिंक भावेश सर आज ऐड नहीं है, तो थैंक्स टू भावेश, जिनकी वजह से हम सौम्या मैम से जुड़े हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। Okay, thank you so much for joining. थैंक यू सर। Thank you गुड so नाइट much सर। everyone गुड नाइट थैंक मैम। for धन्यवाद making this सर, session धन्यवाद मैम। successful. थैंक सभी को शुभकामनाएं। Okay, good night everyone. Thank you so much.